हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अरी विहान के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रणव मिश्रा, आपका बायोलॉजी टीचर, और इस प्यारे से सेशन में स्वागत कर रहा हूं इस प्यारे से परिवार में, जो कि बिहार को एक नई उन्नति देने की राह पर बढ़ रहा है। परिवार, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। हर दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। उसी बेहतर बनाने की श्रृंखला में आज हम लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं बेटा, अपने बहुत ही प्यारे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपकी एनसीईआरटी में, और आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे बेसिक क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के यहाँ से बनते हैं, तो आप सब कॉपी और पेन उठा करके हो जाइए तैयार, क्योंकि इस पूरे एक वीडियो में ये चैप्टर होने वाला है कवर। और हमें आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सब हमारे साथ बने रहेंगे और लास्ट तक अपने इस चैप्टर को पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। एनसीईआरटी ये लाइन बाय लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि यहाँ पर एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस अपने बिहार में पूछे जाते हैं, तो हम आपको एनसीईआरटी का पूरा सार समझाने वाले हैं इस पूरे से सेशन में। तो एक बार सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और अपनी कॉपी और पेन लेकर के हो जाइए तैयार। ठीक है, तो चलिए आपको बिना किसी देरी के समझाते हैं इस चैप्टर की अच्छी अच्छी बातें, इस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को। तो पहले हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, फिर आपको हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताने वाले हैं। कई सारे प्राइजेस, कई सारे आपको सरप्राइज भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, है ना। तो उन सब चीजों के लिए तैयार रहिए। अभी आने वाले समय में आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, है ना, तो उसके लिए भी तैयारी यहाँ पर आपकी कराई जाएगी। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या कवर कर रहे हैं, पहले इसकी चर्चा हम आपको बता दे रहे हैं। हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाले हैं, क्लोन क्या होता है जहां से हर बार प्रश्न बनता है वो उसके बारे में बताने वाले हैं, बाइनरी फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होती है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है और कितने प्रकार के स्पोर्स आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेजेस कितने होते हैं और इनके इवेंट्स कितने होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यह भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। गमीटोजेंसिस कैसे होती है, कितने प्रकार से, और सेक्सुअलिटी क्या देखने को मिलती है ऑर्गेनिजम्स में, साथ ही साथ गमीट का ट्रांसफर कैसे होगा और फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ जो बेसिक चीजें हैं रिप्रोडक्शन की वो इसी चैप्टर में समझा दी जाती है, ताकि आपको जब अगले चैप्टर पे आप मूव करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, तो वो पढ़ना आपके लिए हो आसान। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा, मैं आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सरप्राइजेस भी यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो उसमें पहला, जैसा कि हमने आपको बताया, ये सरप्राइज ही है आपके लिए कि कितनी बड़ी बात है, जरा आप समझिए। अपना नाम तो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी जान लीजिए, हमारा नाम है प्रणव मिश्रा। मैं आपको बायोलॉजी यहाँ पर साल भर आपके साथ रहने वाला हूँ और आपके एग्जाम में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने विद्यालय, अपने स्टेट में एक अच्छी रैंक लाने में मदद करने वाला हूँ। ठीक है, हमारे इस संस्थान के जो एप्लीकेशन है अरी विहान, वो आपको गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन पर आपको टॉपर बनाने वाली जो बेहतरीन उन्नति बैच है, देखो ये हमारे सामने भी लिखी हुई है और हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े ही इसलिए हैं कि बिहार को एक नई दिशा, नया जागरण, नई उन्नति देने की राह पर हम लोग बढ़ रहे हैं। बिहार को एक नए तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। यह पूरा परिवार इस चीज के लिए लगा हुआ है। उन्नति बैच के साथ जहां पर आपको मात्र 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 51 रुपीज, यानी कि 51 रुपया 50, उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का, बात हो गया एकदम क्लियर। तो लाइव क्लासेस, टॉपर्स के नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न और डाउट सॉल्विंग, ये सब कुछ सारी व्यवस्थाएं आपको मात्र 51 रुपए में साल भर के लिए मिलने वाली है, यानी प्रतिदिन लगभग 14 पैसे में आप पढ़ाई करने वाले हैं बेटा। ठीक है, यह व्यवस्था आपके लिए सोची किसने, इस परिवार के हमारे मुखिया, जिसको आप रितेश भैया के नाम से जानते हैं, यस बिल्कुल, उन्होंने हमारे आपके बीच में जो भी ये आर्थिक दरार बन रही थी पैसे को लेकर के कि भैया कैसे इतना पैसा देकर के गुरुजी बैच लें, बड़ी महंगी महंगी जो है बैचेज मिल रही हैं क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर, लोग क्या क्या चिपकाए जा रहे हैं। फिलहाल उसी क्वालिटी एजुकेशन को उससे बेहतरीन व्यवस्था के साथ हम आपको मात्र 51 रुपए में देने का काम कर रहे हैं साल भर के लिए। नहीं कि आज नहीं गुरुजी आज इसमें आप दे भी दिए तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप बहुत ही सच में अच्छा अच्छा कंटेंट पढ़ा देंगे या सच में आप हमारी तैयारी पूरी ही करा देंगे।
निश्चित तौर पर कराएंगे, बेहतरीन तरीके से कराएंगे। रिवीजन भी आगे आपको मिलेगा, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव्स भी कराएंगे, पीवाईक्यूज भी कराएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाला है, टॉपर्स के भी आपको नोट्स मिलने वाला है, डाउट सॉल्विंग हमेशा मिलने वाली, क्या क्या नहीं मिलने वाला, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो यह सरप्राइज आपके लिए हमारे इस परिवार की तरफ से। तो इसको बिना किसी देरी के हुए जल्दी से आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है और तुरंत इनरोल्ड हो जाना है। मजेदार पढ़ाई साल भर हम लोग करने वाले हैं, है ना। सब कुछ चक्कर छोड़ो, चुपचाप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, उसके बाद हमसे बताना कि गुरुजी आपने कहा था, आपके कहने पे मामला हो गया, लेकिन हम यहाँ पे पछता रहे हैं। बिल्कुल यह बात नहीं होगी, आप एकदम रिलैक्स होकर के, खुशी होकर के, कुछ नहीं है यार, क्या है इतना, मोमोज खा लेते हो तो एक दिन मत खाना, ठीक है। चलो, तो 51 रुपए में क्या क्या मिला, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे साल लाइव क्लास, टॉपर्स के नोट, डीपीपी विद एक्सप्लेनेशन, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, टॉपर्स का गाइडेंस और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ, सब कुछ, है ना, सब कुछ मिलने वाला है इतने में बेटा। ठीक है, हम कैसे आपके ऊपर भरोसा करें, इसलिए करें क्योंकि हमारे इतिहास गवाह है इस चीज का। एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और यूपी बोर्ड में इतनी मेहनत करने के बाद, टॉपर्स में अपनी एक तरीके से धौंस जमाने के बाद, उसमें अपना नाम जमाने के बाद, है ना, इसको अलग सेंस में मत लेना गया धौंस चल रही है आपकी, नहीं, मतलब उन लोगों का प्यार कमाने के बाद अब बिहार की बारी है। तो अब यहाँ पर हम लोग आप सबके द्वारा कुछ प्यार की अपेक्षा करते हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं बेटा, साइंस स्ट्रीम में भी हमारे टॉपर्स और आर्ट्स में भी टॉपर्स हमारे रहे हैं। तो क्या हमारे बिहार से, बिहार के बच्चे कम हैं? नहीं, वो भी कम नहीं है, वो भी जरूर अगली बार हम उन्हीं का नाम दिखा रहे होंगे, है ना। अच्छा, इस सब इतने प्यारे से कार्य के लिए अरिविहान परिवार को, है ना, उत्कृष्ट कार्य के लिए जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया है। क्यों ना किया जाए, इतने कम में सरकारों शिक्षा नहीं दे रही जितने में हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो यह पूरा जो है एक तरीके से हर घर शिक्षा, हर एक बालक को, हर एक बालिका को जो घर में, गांव में कहीं पर इस परिवार से, ऐसे परिवार से आ रहे हैं जिनके पास एकदम तंगी है कि बेचारे वो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, और वह कारण अगर आर्थिक है तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जितना सस्ता से सस्ता हो सकता है उतने सस्ते में उत्कृष्ट शिक्षा दे रहे हैं। यह भी नहीं है कि बस सस्ता है तो फिर, है ना, अच्छा है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो, तो यह छोटा सा इंफॉर्मेशन जो आपको तक देनी थी ये हमने दे ली है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर, एकदम लेकर के कॉपी पेन तैयार हो जाइए और मजेदार बात होने वाली है। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ, जैसा कि हमने आपको कहा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 10 में इसके बारे में जानकारी करी थी। अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता को जनन या प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोलॉजिकल बोले तो जो लिविंग बीइंग में होता है, यानी कि बायो मतलब ही क्या होता है बेटा, लाइफ। तो ऐसा प्रोसेस जो लिविंग बीइंग में होता है ना, जो लिविंग बीइंग में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन विच एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करना है। जरूर याद रखना है, क्या करना है, अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करना है, नए जीव उत्पन्न करना है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, अपने ही समान नए जीव का मतलब क्या होता है गुरुजी, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कोई पौधा गुलाब का है, यानी कि जो रोज प्लांट है, तो रोज प्लांट में जो पौधा होगा वो रोज का ही ना बनेगा। अब गुलाब से आलू थोड़ी ना बन करके तैयार हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुत्ते को बिल्ली पैदा हो गया, बिल्ली को कुत्ता हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए। तो अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करना है, याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रक्रिया जरूरी क्यों है, कह रहे हैं एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बिकॉज द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज मेंटेन्ड थ्रू दिस प्रोसेस। अगर हम अपने ही समान जीव नहीं उत्पन्न करेंगे तो हमारी जो ये तरीके से पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो आगे कैसे बढ़ेगी। तो जो पीढ़ी बढ़ाने का कार्य करे, जो लाइफ को कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने का कार्य करे, वह है रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया, ये तो डेफिनेशन हो गई, है ना। एक लाइन आप पहले लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन। अब एक प्रश्न यहां से और पूछता है, जहां से डायरेक्टली एक शॉर्ट क्वेश्चन तुमसे उठा करके पूछ लेगा, है ना, कि जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन क्या होता है। यहाँ पे एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ध्यान समझना। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा व्हाट इज लाइफ स्पैन, व्हाट इज लाइफ स्पैन, जीवन काल क्या है। तो जब आपने नेचुरली जन्म लिया है तो आपकी बर्थ भी नेचुरली होनी चाहिए,
बीच में तुमने पड़ोसी से दुश्मनी ले लिया, उसकी बीवी को छेड़ करके पड़ोसी निकाला बंदूक, सुबह लगा करके कनपट्टी पे उड़ा दिया, शाम को सो गए, घर वालों को एकदम तकलीफ हुई, आसपास वाले लोगों को पूड़ी और जो है बूंदी और सब्जी मिली। यही बात आगे चल करके होगी, बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, चले गए। लेकिन सच्चाई तो उस महिला को पता था ना, जिसको तो वो छेड़ रहे थे, जिसके चक्कर में गोली खाए थे। मतलब ये तो एक्सीडेंटली ठोक दिए गए, वो अलग बात है। कहने मतलब हमारा मूड सटक गया, हम किसी को ठोक दिए, नहीं। नेचुरल बर्थ, जब आप अपने नेचुरली पैदा हो रहे, मतलब माँ बाप के से जो एक जन्म होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उसके थ्रू आप लेते हैं जन्म, और एक आप पूरा जीवन बिता करके नेचुरली आपकी डेथ भी होती है। तो इस बीच का जो समय आपने जिया, जो आयु आपने जी, ये आपका लाइफ स्पैन कहलाएगा। ये हर एक जीव के लिए अलग अलग होता है, यह बात भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मनुष्य हम तुम 100 सालों तक जी रहे हैं तो वह भी 100 साल तक कुत्ता भी जिएगा, 100 साल तक बिल्ली भी जिएगा, ऐसा कुछ संभव है नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब 100 साल तक जिए, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अप टू इट्स नेचुरल डेथ इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक का जो औसत काल होता है वह उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। जैसे बनियान ट्री कितने सालों तक गुरुजी जीता है, ये लगभग 300 साल तक माना जाता है। वहीं बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते तक जीती है। और वहीं डॉग की बात कर लें तो ये 15 से 20 साल तक जी सकता है ना। अब मेरी बात ये बताओ, ये कहा जाता है कि अगर हाथी बड़ा है तो वो ज्यादा दिन तक जिएगा, कुत्ता छोटा है कम दिन तक जिएगा, ऐसा कुछ होता है तो नहीं। लाइफ स्पैन के लिए एक जरूर बात याद रखना कि लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन बॉडी साइज। ये जरूर याद रखना, लाइफ स्पैन जो होता है ये डज नॉट डिपेंड ऑन, एनसीईआरटी कहती है डज नॉट डिपेंड्स ऑन बॉडी साइज। यह आपके बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये बिल्कुल ये बात का मैटर नहीं करेगा तुम छोटे हो या बड़े हो, है ना। बॉडी साइज से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि तोता और अगर हम कौवा की बात करें तो कौवा तोता लगभग बराबर होता है, दोनों बर्ड्स हैं एक तरीके से। लेकिन तोता तो 140 साल तक जी सकता है और बर्ड्स जो कौवा है 15 साल में मर जाता है। तो ये बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे मच्छर जो है कुछ दिनों में निपट जाते हैं, बिन 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 करके हमारा तुम्हारा खून पिएंगे और निपट लेंगे। बटरफ्लाई है ना, तितलियां, यह भी देखो, यह इस बात का मैसेज है लड़कों के लिए कि जिन तितलियों के चक्कर में तुम पड़ते हो 1-2 हफ्तों तक का है, कुछ चीज अस्थाई नहीं बेटा, कुछ दिन बाद निकल जाना है। तितली है, उड़ जाएगी, दूसरा भंवर आएगा उसके पीछे भागेगी। तितलियों का कोई 1 से 2 हफ्ता रहेंगी, उसके बाद निकल जाए। उससे ज्यादा टिक रही है तो समस्या है, तब पर भी समझ लो कि सचेत रहने की आवश्यकता है। रुक कैसे गई, ठीक है। डॉग की बात करते हैं, अबाउट 20 ईयर्स, 20 साल तक लगभग जी सकता है, 15 से 20 हो सकता है। एलिफेंट की बात करें, देखो इतना बड़ा भीम का शरीर है, एकदम जहां पैर रख दे धंस जाओगे, लेकिन फिर भी 60 से 90 साल तक जिएगा। तोता यह पूछता है, इंपॉर्टेंट है 140, और बनियान ट्री कह रहा है सेवरल 100 ईयर्स, लगभग 300 साल। कहीं कहीं पर आपको 200 से 300 साल लिखा हुआ मिलेगा, ये आप जरूर याद रखिएगा। 200 टू 300 ईयर्स, ठीक है, यहां से याद करने वाली चीजें। अब क्या कह रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लाइफ स्पैन से रिलेटेड। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज नो डायरेक्ट रिलेशन विद इट्स साइज। पहले कह दिया ना, बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं अपने ही साथ पता लगा हमारा भाई ज्यादा मोटा, हम पतले, तो हमने पहले निपटेंगे, वो ज्यादा जिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, पहला। और इसी का एग्जांपल समझा दिया, कौवा और पैरट, है ना। कौवा और तोता ये दोनों लगभग समान साइज से होते हैं बाबू, लेकिन फिर भी हम जानते हैं इनके लाइफ स्पैन में बहुत ही ज्यादा अंतर है। कौवा सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक जी रहा है, और ये पैरट जो होता है ये 140 ईयर के आसपास जीता है, और क्रो जो होता है ये 15 ईयर के आसपास जीता है। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम तुम जो होते हैं ना बहुकोशिकीय, ये सब एक दिन निपटेंगे, सिवाय यूनिसेलुलर के, एक कोशिकीय जीव जो हैं। यहाँ क्या करते हैं, दरअसल ये मरते नहीं। मरने का मतलब कैसे, समझो ध्यान से। जैसे मान लो एक बड़ा सा लड्डू है और हमने कहा इस लड्डू को 2 पार्ट में बांटना है, तो उस लड्डू को हमने छोटा छोटा करके 2 पार्ट में बांट दिया। पहला लड्डू मर गया क्या, नहीं, वही उसी के 2 अंश में हमने उसको बदल दिया, उसी को उसके 2 पार्ट में हमने चेंज कर दिया। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे मान लो अभी अमीबा पढ़ोगे, तो अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, मतलब वो ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो किसी चीज को 2 पार्ट में तोड़ना, वो उसको मारना नहीं होता एक तरीके से, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नेचुरल डेथ इज नॉट क्लियरली एविडेंट बिकॉज दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट थ्रू सेल डिवीजन। जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रही है तो सेल मर नहीं रही है। सेल मरने की प्रक्रिया अलग होती है, इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं,
है ना। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, वो उसकी जो प्रक्रिया है वो अलग है हमारी बॉडी में, लेकिन सेल डिवीजन एक तरीके के सेल की मृत्यु नहीं है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं वो सेल डिवीजन करके ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। जैसे अमीबा उदाहरण के लिए आप याद रखना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है तो ये मर नहीं रही है। तो अगर कोई तुमसे पूछे इस धरती पर ईश्वर के अलावा क्या कोई दूसरा भी अजर अमर है, हाँ है। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स, ये कैसे हैं, अजर अमर है, इमोर्टल है कहा जाता है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। एनसीईआरटी कहती है, हम लोग नहीं कह रहे। जो हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे ना, हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। जैसा मैंने कहा था एप्लीकेशन जा करके वहाँ पे डाउनलोड कर लो, है ना। अपने जिनको नहीं मिल रहा होगा उसका डिस्क्रिप्शन अभी लिंक में नीचे आपको मिलेगा, कमेंट सेक्शन में देख लेना, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लेना। और वहीं पर जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो अपने एप्लीकेशन पे जा करके यूट्यूब नोट्स का एक सेक्शन मिलेगा, और यूट्यूब नोट्स में ये जो पीडीएफ है आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, चलो अब हम आपसे बात करें कि जो रिप्रोडक्शन है, जो आपका रिप्रोडक्शन है, अगर हम इसके टाइप्स को बात करें तो जो आपका रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे। 2 प्रकार से पढ़ेंगे, कैसे कैसे साथ में नोट करते चलना, तभी तैयार होगा बेटा, बता दे रहा हूँ। रिप्रोडक्शन को एक प्रकार तो पढ़ेंगे हम लोग बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हम लोग कौन सा प्रकार पढ़ रहे होंगे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, कुछ लोगों के मन में यह आ रहा होगा, गुरुजी हम लोगों ने वेजिटेटिव भी पढ़ा है, हम लोगों ने 3 प्रकार से पढ़ा है। कुछ गुरुजी 3 भी प्रकार पढ़ा दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये अलग से प्रकार नहीं है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये एसेक्सुअल का ही प्रकार है। एसेक्सुअल का प्रकार क्यों कहा जा रहा है, एसेक्सुअल का प्रकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसेक्सुअल की सबसे खास बात होती है इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे खास बात होती है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। तो ये बात जरूर याद रखना। तो वेजिटेटिव में भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी एसेक्सुअल का ही प्रकार है या एसेक्सुअल ही टाइप का रिप्रोडक्शन है, जिसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे। बस याद रखना कि ये वेजिटेटिव पार्ट से होता है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट में होता है, और प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उन्हीं में देखने को मिलता है। जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो आप बोलिए सर रूट में हो सकता है, सर स्टेम में हो सकता है, सर लीफ में हो सकता है। तो जब प्लांट का रूट, स्टेम और लीफ ये डायरेक्टली डेवलप करके पूरा प्लांट बनाने लगे, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, याद रखना, वर्धी जनन। ठीक है, शाबाश, यह बात हो जाती है यहाँ पर क्लियर। तो अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, फिर हम वेजिटेटिव भी आपको पढ़ाएंगे, फिर सेक्सुअल भी पढ़ाएंगे। इसमें पढ़ना क्या है, इस पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ना है। पहले हम लोग ये सेक्सुअल को समझ लेते हैं, उसके प्रकार को समझ लेते हैं, उसी में हम लोग वेजिटेटिव समझ लेंगे, फिर हम लोग सेक्सुअल समझ लेंगे, एक एक करके ऐसे समझ लेंगे। तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड and in which the formation and fusion of gametes do not occur is called as the asexual reproduction। बस इस पॉइंट को अगर हम 2 पार्ट में तोड़ें तो पहला चीज तो क्या लिखोगे आप कि यह यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा, गैमीट का जो फ्यूजन है, वो नहीं हुआ है, मतलब कि क्या हुआ, नो फर्टिलाइजेशन है। गमीट के फ्यूजन को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जब उनका फ्यूजन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या जाइगोट बनेगा, नो जाइगोट फॉर्मेशन। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है। तो 3 पॉइंट याद रख लोगे, यूनिपेरेंटल, गमीट का फ्यूजन नहीं, और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, आगे ये बात तो हमने आपको बता दी, 2 तरीके से रिप्रोडक्शन पढ़ना ही है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और हम लोग ये सेक्सुअल को उठा चुके हैं। तो अब एसेक्सुअल के बारे में ही एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और मान लो एक ही पेरेंट है और वही अपने 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो हम ना ही कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा और ना ही कोई इसमें कोई चेंज देखने को मिलेगा। जब चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो जो आपका पेरेंट होगा सेम उसी तरीके से उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी होंगे। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं। वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं। किसके, एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं
पेरेंट के। तो जो एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं पेरेंट के उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन्स। तो क्लोन पे एक क्वेश्चन तुमसे बनेगा और पूछेगा क्लोन क्या होते हैं। देखो जहां भी मैं लिख रहा हूं कि यह शॉर्ट क्वेश्चन है तो यह जान लो ब्रह्मास्त्र है, जाकर के उठा करके अपने बिहार बोर्ड के प्रश्न में देख लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, झक नहीं मार रहे हैं, 4 साल से 5 साल से क्वेश्चंस बिहार के ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से पैसे प्रश्न बन रहा है। पूरे बिहार में यही ट्रेंड हम शुरुआत किए थे, हम बोले थे एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, दुनिया भर की इधर उधर की किताबें सब लोग पढ़ा रहे हैं, आज भी इधर उधर की सब चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी प्रश्न जाकर के एनसीईआरटी से टकराता है। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपने एनसीईआरटी को जरूर पकड़ना सीख लो, यह ट्रेंड बदल लो, ठीक है। Organisms that are morphologically and genetically identical to one another as well as their parents are called as clone। अब देखो यह कितनी बड़ी बात बोल रहा है, सबसे बड़ी चीज तो बोल रहा है, यहां पे क्वेश्चन पूछेगा ये मार्फोलॉजिकल यानी संरचना की दृष्टि से भी, मार्फोलॉजिकली मतलब क्या होता है, जो संरचना की दृष्टि से भी अपने पेरेंट्स के समान हो, स्ट्रक्चरली भी, है ना, और जो जेनेटिकली भी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि जो आपके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं क्लोन्स में वो जेनेटिकली समान होते हैं, यानी कि दोनों का जीन सेम होगा। कहने का मतलब अगर इनके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो यहाँ भी 2n और 2n ही होगा, दोनों के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली समान होंगे, ठीक है, जेनेटिकली ही सेम होते हैं। तो अब जब जेनेटिकली सेम है तो इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, ना ही किसी से फ्यूज करने जा रहे हैं और ना ही कुछ अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं, तो सिंपल सी ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना। एग्जांपल्स किसमें क्लोन बनते हैं, जरा ये बात ध्यान से देखिए। प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द पोटैटो, जो कि ट्यूबर्स के द्वारा बनेगा, ये भी क्लोन ही बनेगा, एग्जैक्ट पेरेंट्स के जैसा होगा। ईस्ट से जो पेरेंट्स, ईस्ट के पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, अमीबा के पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, है ना, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ईस्ट मतलब बडिंग, कहां से, बडिंग, और जो ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अमीबा होगा वो बाइनरी फिजन कहलाएगा। तो ये जो बाइनरी फिजन हो गया, जो बडिंग हो गया, इन सब से जो पेरेंट्स बनकर के ऑफस्प्रिंग्स बनके तैयार होते हैं, ये सब क्लोन्स के ही एग्जांपल है, ठीक है ना, समझ गए। तो क्लोन क्या होता है, अगर क्लोन पे क्वेश्चन बनेगा लिख लोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और तुमसे पूछेगा शॉर्ट डायरेक्टली, क्वेश्चन क्या पूछेगा, गुरुजी आप क्वेश्चन कराने आए हैं। अरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो अभी एग्जाम आ रहा है ना, कैसे याद करोगे, परीक्षा भी तो देनी है, ठीक है। हाँ, अब देखो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, पहली चीज गमीट्स नहीं बनेंगे, गलती से बन भी गए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सेल डिवीजन पहला होगा, वो भी किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। और जो माइटोसिस होता है वो क्या कहता है, माइटोसिस कहती है कि अगर 2n नंबर की कोई सेल है तो वह 2 सेल में डिवाइड होगी और दोनों की प्लॉइडी सेम होगी, उसमें कोई क्रोमोसोम परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही साथ देखो रिवीजन भी चल रहा है, देयर इज नो वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग्स, जब तक मियोसिस नहीं, क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं, और आधे नहीं तो दोबारा फ्यूजन नहीं, और फ्यूजन नहीं तो कोई उनके बीच में कंफ्यूजन नहीं सिंपल, यानी कि कोई वेरिएशन नहीं, बहुत बढ़िया। इट अकर्स एट द रैपिड रेट, तेज होता है, फास्ट होता है, कहा जाता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा फास्ट चलता है, एनर्जी बहुत कम लगती है, और साथ ही साथ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक ही बॉडी होगी, चाहे मेल बॉडी चाहे फीमेल बॉडी, वो खुद रिप्रोडक्शन कर लेगी, वो खुद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, वो खुद ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए इसको हम लोग यूनिपेरेंटल भी कहते हैं। क्लियर है, इतना टर्म भी जिसको याद रहेगा उसका काम हो जाएगा, इतना टर्म भी जो याद रखेगा उसका काम हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कह रहे हैं एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फायदा क्या है गुरुजी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना। यह सब धीरे धीरे क्वेश्चन पॉइंट वाइज पूछ सकता है, डायरेक्ट लिख दिया, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सब क्वेश्चन वाइज ही हम आपने पीपीटी डिजाइन किया है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस इन द शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में अगर ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करनी है तो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाइए। नो मेट इज रिक्वायर्ड, है ना, मेट मतलब आता है फर्टिलाइजेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, होती ही नहीं है, यानी कि ना ही आपको, ऐसा नहीं है कि हम मेल पार्टनर है तो हमें फीमेल की जरूरत है ना, अकेले सेल्फ डिपेंडेंट, अकेले ही हम ऑफस्प्रिंग बना लेंगे, कोई मेटिंग की जरूरत नहीं है, फ्यूजन की जरूरत नहीं है। लेस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम लगेगी। इट इज हाईली सक्सेसफुल मेथड इन द स्टेबल एनवायरनमेंट, है ना, अगर स्टेबल एनवायरनमेंट है, कंडीशन फेवरेबल है तो बहुत आसानी से हो जाता है। यूजफुल ट्रेट्स आर प्रिजर्व थ्रू द जनरेशन, और क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, कोई जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो आगे कंटिन्यू
बढ़ते भी जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, याद रखेंगे, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, मेटिंग की जरूरत नहीं होती है, एनर्जी कम लगती है, सक्सेसफुल है ज्यादा। कब? जब कंडीशन फेवरेबल हो। अगर अनफेवरेबल हुई तो गुइया भी हो जाता है। एंड यूजफुल ट्रेट्स जो होते रहते हैं, ट्रेट्स मतलब यहाँ पर करेक्टर से है, यानी कि जीन से है, जो आपके जीन से है वो करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो उनके जो करेक्टर्स होते हैं उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि कोई वेरिएशन, कोई मिक्सिंग, कोई भी यहाँ पर फ्यूजन नहीं हो रहा है। लेकिन नुकसान भी तो कुछ होगा। हाँ, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा। अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा तो आगे चल के कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। जितना बुद्धि विवेक था वही आगे बढ़ता जा रहा है, जो रंग रूप था वही आगे बढ़ता जा रहा है, जो भी कैरेक्टर्स थे उतने ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए कैरेक्टर ऐड ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एडॉप्टेशन इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज डिफिकल्ट। और जब तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, और मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो गर्म स्थान पर रह रहा है और गलती से ठंडी आ गई तो मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन नहीं है, चेंज करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो वेरिएशन या अडॉप्टेशन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। ग्रेटर ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, बीमारी के तरफ, क्योंकि अपने अंदर को एवोल्यूट तो किया नहीं, अपने अंदर को विकसित तो उन्होंने किया नहीं, कोई जीन नया तो अपने अंदर लाया नहीं, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स तो लाए नहीं। तो जिस लक्षण के साथ, जिस व्यवस्था में वो रह रहे थे, वहीं के लिए वो अभी जो है उस लायक बचे हुए हैं। नई जगह पर अपडेट हो ही नहीं रहे, नई जगह पर सक्सेस रेट इनके पास है ही नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने कोई वेरिएशन नहीं किया। तो एक तरीके से ससेप्टेबिलिटी है डिजीज की, अगर कोई बीमारी आ गई तो उससे लड़ने की क्षमता भी इनके पास नहीं होती है। और मैंने कहा जैसे वेरिएशन नहीं है तो एवोल्यूशन भी आगे नहीं होगा। ये डिसएडवांटेज माना जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, एक एक करके सब नोट करते हुए भी चलेंगे। अब कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? ठीक है गुरुजी, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? एक एक पॉइंट पर समझाते हुए चल रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन है, समझ लो। तो हम लोग पहला जो मेथड पढ़ेंगे वो है बाइनरी फिजन, द्विखंडन। द्विखंडन क्या होता है? जब कोई एक बॉडी आगे चल के दो बॉडी में डिवाइड हो जाती है समान रूप से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। हालांकि यह सेल डिवीजन से थोड़ा अलग है, क्योंकि सेल डिवीजन एक प्रोग्राम प्रोसेस होती है, वो तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। कुछ लोग को लगता है, लेकिन टाइप ऑफ सेल डिवीजन कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट जो है सेल डिवीजन नहीं है, क्योंकि उसके प्रोसेस अलग है, इसका प्रोसेस अलग है। इन दिस प्रोसेस अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने कहा ना, टर्म आएगा सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं तो सेल डिवीजन को हम बाइनरी फिजन से एकदम मैच कर सकते हैं, तो यह एक प्रकार का सेल डिवीजन है। ठीक है, कह सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे अमीबा और पैरामीशियम, इसमें होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब जो अमीबा है, जो आपकी अमीबा है, उसकी जो पेरेंट बॉडी है, जो आपकी पेरेंट अमीबा है, ये क्या करेगी? ये आगे चल करके दो अमीबा में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन डायरेक्टली डिवाइड होगी क्या? नहीं। पहले क्या होता है, जो अमीबा है इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये खुद दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो खुद दो पार्ट में डिवीजन होना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो पहले होती है यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस, जब न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और एक समय के बाद क्या होता है, यही अमीबा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इसका न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जब इस तरीके का डिवीजन देखने को मिलता है तो ये कहलाता है आपका बाइनरी फिजन। ठीक है, तो द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स बाय माइटोटिक डिवीजन पहले, एंड द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नोट में क्या लिखेंगे? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन या सेल डिवाइड करती है। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद क्या होती है, सेल डिवाइड हो जाती है, और इस तरीके से दो नई सेल बन जाती हैं, बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसको लिख भी दे रहा हूँ। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कह सकते हो। कहीं कहीं पे सेल भी लिखा होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइटोप्लाज्म होता है। अब देखो, अच्छा ये कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियन आया, ये न्यूक्लियस आया कहाँ से? तो एक वर्ड होता है कैरियन, एक वर्ड होता है कैरियन, और कैरियन मतलब ही होता है न्यूक्लियस। यहीं से ये वर्ड निकला था कैरियोकाइनेसिस, इसीलिए इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो अमीबा का उदाहरण हम लेकर के चल रहे हैं। तो अमीबा
में पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, मतलब गुरुजी यह लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और यह डिवीजन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी कहते हैं। तो दोनों तरीके के बाइनरी फिजन देखने को मिलते हैं, ट्रांसवर्स भी और हॉरिजॉन्टल भी आपको देखने को, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल भी देखने को मिले। जैसे पेरेंट अमीबा थी, इसमें इलॉन्गेशन हुआ न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फाइनली अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड हुई। सेम वही चीज हुआ ना। तो पहले हम न्यूक्लियस का डिवीजन बोलते हैं, पहले किसका डिवीजन होता है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। जब हम बाइनरी फिजन पढ़ रहे होंगे तो पहले क्या डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, यानी उसके बाद सेल जा करके डिवाइड होगी, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? ठीक है। दूसरा जो डिवीजन होता है, अच्छा जैसे मैंने कहा ना, लॉन्गिट्यूडनली भी और हॉरिजॉन्टली भी दोनों तरीके से देखने को मिल सकता है। तो एक उदाहरण मैं क्वेश्चन में तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना कि किसमें बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल होता है और किस जीव में बाइनरी फिजन हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स तो मैंने लगभग बता दिया अमीबा, तुम बस ये बताओ लॉन्गिट्यूडनल किस में देखने को मिलता है। कमेंट सेक्शन में वेट करेंगे आप सबका, है ना, कि क्या सच में आप लोग जवाब दे पा रहे हो। पहले कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो, फिर उसके बाद वीडियो आगे देखो। चलो अगला, बडिंग क्या होता है? इन दिस प्रोसेस अ स्मॉल आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ बड। अब बहुत ध्यान समझना, जो बडिंग होती है, बडिंग में क्या होता है कि जो मेन बॉडी होती है उसके बॉडी में एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ निकलती है। आउटग्रोथ मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये ऐसे है, अचानक से एक नई उंगली निकल जाए और वो उंगली को जब भी हम काट करके बाहर निकाले तो उससे एक नया प्रणव बन के तैयार हो जाए। वाह, ये तो मजेदार हो जाएगी। जिन लोगों को प्रणव से दुश्मनी है वो तो मारते रहते हैं प्रणव को, प्रणव निपट जाए उसके बाद, लेकिन वो उंगली जो है एक नए प्रणव को जन्म दे दे। तो ये प्रक्रिया आसानी है, लेकिन ये एसेक्सुअल हो रही है, हम लोग सेक्सुअल अप्रोक्शन करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा आउटग्रोथ निकलती है, उस आउटग्रोथ को बोलते हैं बड। और ये बड जो होता है जब अलग होता है मेन पेरेंट बॉडी से, तो ये पूरा नया बॉडी बना करके दे देता है, नई बॉडी बन के तैयार हो जाती है। ईस्ट और हाइड्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछता है बडिंग इज सीन इन ईस्ट हाइड्रा बोथ नन, दोनों में देखने को मिलती है, सबसे कॉमन है बडिंग में भी जो है, ईस्ट में भी और हाइड्रा में भी। एक बार जरा डायग्राम के थ्रू इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो ये ईस्ट सेल है, हाँ सर, अब इस ईस्ट सेल में ध्यान से देखो, यहां पर एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ निकलना शुरू हुई होगी। देखो ये क्या है, ये आपकी है एक्स्ट्रा आउटग्रोथ। अब ये जो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ है इसी को हम लोग बड कहते हैं, इसी को हम लोग धीरे धीरे क्या बोलने लग जाते हैं, बड बोलने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, ध्यान से देखो, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना चल रहा है। न्यूक्लियस कैसा हो रहा है, डिवाइडिंग हो रहा है, ये डिवाइड होता चल रहा है। अब न्यूक्लियस डिवाइड होते 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 क्या हो जाएगा, इसका एक पार्ट शिफ्ट हो जाएगा इस बड में, और दूसरा जो मेन न्यूक्लियस था वो पेरेंट सेल में रह जाएगा। ये तो पेरेंट है, तो ये पेरेंट में भी न्यूक्लियस हो गया, अब बड में भी न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस अगर सेल में न्यूक्लियस आ गया तो लगभग उसमें जान आ गई, तो जान आ गई, अब जिंदा हो गया। अब इस तरीके से क्या होगा, ये बड जो होंगे, है ना, जब बाहर होंगे इनको यहां से अलग किया जाएगा, तो ये क्या कर देंगे, यही आगे चल करके एक न्यू ईस्ट बना देंगे, इससे एक पूरी न्यू सेल बन करके तैयार हो जाएगी। समझ गए ना? जब भी इनको हम डिटैच करेंगे, अलग करेंगे। और हाइड्रा में भी देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। ये आपका पेरेंट हाइड्रा था, इसमें भी ध्यान से देखो, ये बड डेवलप होना शुरू हो रहा है एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ की तरह। धीरे धीरे क्या होगा, इसमें भी न्यूक्लियस का डिवीजन होकर के इसमें आ जाएगा। अब ये बड क्या हो रहा है, यहाँ से डिटैच हो रहा है, ध्यान से देखो, ये अलग हो रहा है, डिटैच्ड हो रहा है। और ये यहाँ से जैसे ही डिटैच्ड होगा, तो ये ध्यान से देखो, ये तो आपका पेरेंट हाइड्रा था ही, ये आपका पेरेंट हाइड्रा तो था ही। अब ये जो बन करके तैयार हुआ इसको हम लोग बोलते हैं न्यू हाइड्रा, ये नया हाइड्रा बन करके तैयार हो जाएगा। सिंपल है, समझ गया है। बडिंग क्या होती है कि मेन पेरेंट बॉडी में एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ हुई और वो आउटग्रोथ धीरे धीरे डेवलप होकर के पेरेंट बॉडी से अलग हो गई, और अलग होने के बाद उसने नई बॉडी बना दी। सिंपल, क्या कहलाएगी, बडिंग कहलाएगी। लेकिन ध्यान ये रहे, इसमें जब डिवीजन होगा तो यही जो न्यूक्लियस होता है डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के उसका कुछ पार्ट बड में भी चला जाता है, जिससे कि बड एक तरीके से लिविंग हो जाता है, जिंदा हो जाता है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, तो ये कंटेंट आपके सामने है। स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल ईस्ट में, द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड वन पार्ट मूव्स इनटू द बड। वही बात मैंने तुम्हें बताई, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसका एक हिस्सा बड में चला जाता है, बड साइज में ग्रो करता है, मेच्योर होने के बाद डिटैच हो जाता है। डिटैच मतलब होता है अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद
क्या होता है, यही आगे चल करके न्यू ईस्ट में बदल जाता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ सर क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक बात करें, अनइक्वल डिवीजन है, मतलब बड छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट सेल है, जो पेरेंट सेल होती है वो लार्ज होती है और जो बड होता है वो स्मॉल होता है। तो जब एक सेल बड़ी और दूसरी सेल छोटी होती है, ऐसे डिवीजन को अनइक्वल डिवीजन बोलते हैं। गमीटोजेंसिस में जब हम लोग oogenesis पढ़ रहे होंगे तो oogenesis में जब पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte बनती है, वो भी अनइक्वल होता है। जब एक ओवम बन के तैयार होगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, वो डिवीजन भी अनइक्वल होगा, क्योंकि पोलर बॉडी छोटी होगी और सेकेंडरी oocyte और ओवम जो होगी वो बड़ी होती है। ठीक है, तो अनइक्वल मतलब क्या होता है, जब एक सेल बड़ी और दूसरी छोटी होती है। अब हाइड्रा में भी वही चीज होगा, क्या? एक बड डेवलप होगा बॉडी वॉल पे, सेल अंडरगो रैपिड डिवीजन और वहां पे लगातार सेल डिवाइड होती रहेंगी, धीरे धीरे बड बड़ा होता जाएगा और बड़ा होने के बाद वहां से क्या होता, डिटैच होगा, अलग होगा पेरेंट बॉडी से, और पेरेंट बॉडी से अलग होने के बाद वो तुरंत एक नई जिंदगी जीना शुरू कर देगा। आजकल के लोग भी यही कह रहे हैं, जो पेरेंट है ना, हम लोग उनके जीवन में बड की तरह ही हैं। पेरेंट हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, तैयार करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम मेच्योर हो जाते हैं, इतना इनफ मेच्योर हो जाते हैं कि हम पेरेंट्स से ही डिटैच हो जाते हैं, उन्हीं से अलग हो जाते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, और इसी को हम अपनी स्वतंत्रता मान बैठते हैं। वाह, यह तकलीफ अभी नहीं समझ में आती, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तब समझ में आती है। कभी भी किसी पेड़ से जब पत्ती गिरती है ना, तो पत्ती को वह स्वतंत्रता लगती है, परंतु ध्यान रखिएगा उस पेड़ के लिए वह पत्ती भी उतनी ही कीमती थी। जब वह अलग होती है तो पेड़ को क्या तकलीफ होती है, इस बात का ध्यान कभी नहीं रखता है कोई। तो पेरेंट्स जो होते हैं ना हमारे लिए, वो वृक्ष हैं, वो हमको इतने दिनों तक पाल के रखे, इतने दिनों तक संभाल के रखे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन हम लोग उनसे अलग होने में ही अपनी सफलता मानते हैं। खैर दुनिया है जो भी है। आगे ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका बडिंग। अब फिजन में जो हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था, वही मल्टीपल फिजन को समझते हैं क्या होता है। मल्टीपल नाम से ही क्लियर है, एक साथ कई सारी सेल का बनना। तो इन दिस प्रोसेस अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू प्रोड्यूस मेनी डॉटर ऑर्गेन्स। जब एक ही कोई पेरेंट सेल थी और डिवाइड होकर के क्या कई सारी सेल्स छोटी छोटी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई, एक साथ कई सारी छोटी छोटी डॉटर सेल्स बनकर के तैयार हो जाती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन, है ना, नाम में ही क्लियर है, कई सारा डिवीजन। यह भी अमीबा में ही देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान रहे कुछ स्पेशल केस होता है तभी यह अमीबा इस तरीके का रिप्रोडक्शन करता है, वरना नॉर्मली तो वो बाइनरी फिजन ही करेगा। कब ऐसा करेगा गुरुजी, ध्यान से समझिएगा, जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन हुई, जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन हुई, यह लगा कि अभी खाना पीना नहीं मिल सकता, बाहर जो है बहुत माहौल ठीक नहीं चल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है और हम जिंदा नहीं रहेंगे अगर हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो वो बोलते हैं चलो ठीक है हम अपने आप को कवर कर लेते हैं, बाहर जो है युद्ध चल रहा है, लोग घर के अंदर डूब गए, तो घर के अंदर डूब जाएंगे तो रिप्रोडक्शन थोड़ी ना रुकेगा, वो तो चलता रहेगा, तो जैविक प्रक्रिया है। अमीबा भी हमारे तुम्हारे जैसा जीव है, वो भी थोड़ी ना रुकेगा इसके लिए, वह भी चलता रहेगा। ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, सिस्ट क्या होता है, एक तरीके की कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग उसने अपने ऊपर बना रखी। कब? जब कंडीशन अनफेवरेबल थी, उनके लिए कंडीशन जो थी फेवरेबल नहीं थी। तो सिस्ट बनने के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवीजन लगातार हो रहा है, लगातार न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, अब क्या हुआ, सिस्ट जो है वो ब्रेक हो गया, वो फट गया, और फटने के बाद जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई थी वो सब क्या हो गई, बाहर रिलीज हो गई। तो एक साथ क्या हुआ, ध्यान से देखो, एक सेल से, एक पेरेंट न्यूक्लियस से कई सारी सेल्स, कई पेरेंट न्यूक्लियस बनके ऑफस्प्रिंग्स के न्यूक्लियस बनके तैयार हो गए। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। याद रखना एकदम सिंपल है। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में अंतर क्या हुआ, बाइनरी फिजन में एक सेल दो सेल में डिवाइड करती है और मल्टीपल फिजन में एक सेल कई सारी सेल्स में डिवाइड होती है, कई सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। सिंपल है एकदम, ठीक है। अब इस प्रोसेस को, क्योंकि जो इंसिस्ट बन रहा था, मैंने कहा ना ये कंडीशन किसी स्पेशल केस में होगी, और स्पेशल केस क्या होता है, कंडीशन उनके फेवर में नहीं थी, कंडीशन अनफेवरेबल थी, और जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो उस समय अमीबा अपने ऊपर एक सिस्ट बनाता है, एक कवरिंग चढ़ाता है, जिसको एंसिस्टमेंट कहते हैं। यह क्वेश्चन तुमसे शॉर्ट में पूछ सकता है, या क्वेश्चन तुमसे शॉर्ट में पूछ सकता है। इंसिस्टमेंट क्या है गुरुजी अमीबा में, इंसिस्टमेंट वह है जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी गुरुजी अमीबा में, तो अपने ऊपर एक कवरिंग चढ़ा लेगा। अमीबा फॉर्म्स अ हार्ड 3 लेयर्ड कवरिंग आउटर अराउंड इटसेल्फ।
अपने आसपास वो लगभग 2 से 3 लेयर की एक कवरिंग चढ़ा लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ सिस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसिस्टेशन, सॉरी इंसिस्टमेंट, इंसिस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ, हाँ कि हाँ। एक गाना था ना, हाँ कि हाँ, तो हाँ ही है ना वाला, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। प्रोसेस कैसा होता है सिस्टम डेवलपमेंट का, ठीक है। तो द स्यूडोपोडिया गेट विथड्रॉन, यानी क्योंकि अमीबा था, अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं जिसको कूटपात कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये जो थोड़ा इरेगुलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कहीं पर फूटा कहीं पर ऐसे फैला, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, विथड्रॉन हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, एकदम सिकुड़ गए, या तो कॉन्ट्रैक्टेड हो गए या तो टूट गए। अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग इसके ऊपर बन गई, एंड द ऑर्गेनिज्म पासेस इनटू एन इनएक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेज पे। सिंपल हो गया, मतलब जो अभी तक ये एक्टिव था, स्यूडोपोडिया मूव कर रहे थे, इसको चलने में मदद कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एकदम गोला सा स्ट्रक्चर बन गया, इसके ऊपर कवरिंग चढ़ गई, और जो अमीबा बहुत फुदक रहा था वो रुक गया, कांस्टेंट हो गया, डॉर्मेंट स्टेज में चला गया। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया या इस तरीके का जो स्टेप या इस तरीके की जो स्टेज बन के तैयार होगी, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टमेंट। क्लियर है, यहां तक बताओ जल्दी से, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज आती है, स्पोरुलेशन क्या होता है। स्पोरुलेशन, जिसको हम लोग स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया बोलते हैं सिस्ट में ही। तो मैंने बताया ना, स्पोर अक्सर या फिर सिस्ट वाले केस में कंडीशन अनफेवरेबल रही होगी तभी बनेगा, ये जरूर याद रखना। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर, सिस्ट आएगा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिस्ट बात आई अनफेवरेबल था, लेकिन जैसे जैसे आगे चल करके फेवरेबल कंडीशन आती जाएगी, तो वहां पर स्पोर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। द न्यूक्लियस इनसाइड द सिस्ट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स, मेनी माइन्यूट स्पोर्स आर फॉर्म्ड, एंड द सिस्ट रैप्चर्स एंड स्पोर्स आर रिलीज्ड, एंड ईच स्पोर्स डेवलप्स इनटू द न्यू अमीबा। कितनी मजेदार बात हुई, जब सिस्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था तो कंडीशन अनफेवरेबल थी, लेकिन जब सिस्ट बन गया तो अंदर तो कंडीशन फेवरेबल हो गई, और अंदर कंडीशन जब फेवरेबल हो गई तो वहां के जो न्यूक्लियस थे, क्योंकि न्यूक्लियस एक रहा होगा, और डिवाइड 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डिवीजन शुरू हो गया होगा। अब वो सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है, न्यूक्लियस धड़ाधड़ 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 डिवाइड होता जा रहा है, और वहीं अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे स्पोर्स बनना शुरू हो गए। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हुई, ये सिस्ट रैप्चर हुआ, टूटा, और अंदर भड़ाम, जितने भी अंदर स्पोर्स बने थे वो सब आ गए बाहर। और अब हर एक स्पोर के अंदर ये क्षमता है कि वो डेवलप कर सकता है नया जीव, नया अमीबा। डायग्राम से जरा समझिएगा तो आसानी होगी। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस था, ये डिवीजन इसमें शुरू हुआ, धीरे 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 कई छोटी छोटी न्यूक्लियाई बन गई। अब यही जो न्यूक्लियाई है डेवलप हो रही है स्पोर्स में, क्योंकि न्यूक्लियाई मतलब एक सिंगल सेल ऐसा मान लो यार, बस सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है बस अंदर, लेकिन ये डेवलप होना शुरू हो गया स्पोर्स में। और जैसे ही ब्रेकिंग होगी, जैसे ही बर्स्टिंग होगी, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बने हैं, तो आगे चल करके कितनी कितनी अमीबा बनेंगी, 10। इसी तरीके से यहाँ 100 होते तो 100, 1000 है तो 1000, जितनी भी अंदर स्पोर्स बने हैं वो सब आगे चल करके अमीबा में डेवलप हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इंसिस्टमेंट, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन जिसको बोलते हैं, ये कैसे अमीबा में हो रहा है ना। अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बना, फिर फेवरेबल कंडीशन में आगे चल के स्पोर्स बने, और जैसे ही बर्स्टिंग हुई तो हर एक छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं वो नई नई अमीबा में बदलते हुए चले जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि स्पोर की बात हो ही रही थी, स्पोर बनने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो स्पोर बनने की प्रक्रिया को स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया एसेक्सुअल है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस बाय मींस ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। अगर स्पोर्स फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं, स्पोर्स आपस में मिल नहीं रहे हैं, और ये सीधे एक नए जीव को जन्म दे दे रहे हैं, जैसा कि अभी पीछे अमीबा में हमने देखा, अगर स्पोर बिना फर्टिलाइजेशन के एक नए जीव की उत्पत्ति कर दे रहे हैं, और क्योंकि इस टर्म को बस इतना ध्यान रखो कि हमने बस कह भर दिया कि बिना फर्टिलाइजेशन के, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो प्रोसेस कैसे हुई, एसेक्सुअल, बस यही से पकड़ लेना। स्पोर डायरेक्टली डेवलप हो रहे हैं नए ऑर्गेनिजम्स में, नए ऑफस्प्रिंग्स में, और वहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी का ही प्रकार कहलाएगी ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो स्पोर्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? पहली चीज तो ये छोटे होंगे, बहुत हल्के होंगे वेट में, किसी भी क्षमता को बर्दाश्त कर सकते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत आसानी से फैल सकते हैं। तो कुछ खास बात, क्योंकि बहुत ही छोटी बॉडी होती है, बहुत ही छोटी स्मॉल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी होती है क्या? स्पोर्स। ठीक है, ध्यान समझिएगा, फिर से बताऊंगा। स्पोर, स्पोर क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है किससे? स्पोर से, तो इसको हम लोग स्पोर फॉर्मेशन बोलेंगे। स्पोर कब बने थे ये मैंने तुम्हें बता दिया। पेरेंट सेल ही डिवाइड होती रहती है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और यही न्यूक्लियाई जो है स्पोर्स में बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये सब बाहर आ जाते हैं स्पोर्स, और ये बाहर आकर के नए नए जीवों में बदल जाते हैं, नए जीवों को बना देते हैं, देखने में बहुत छोटे, बहुत हल्के, और किसी भी क्षमता से, किसी भी कंडीशन से लड़ने की क्षमता रखने वाले और आसानी से फैलने वाले होते हैं। स्पोर पे इतनी कहानी क्लियर है। इसके उदाहरण हम आपको बताएंगे दो, एक तो आपके होगा जूस्पोर और दूसरा होगा कोनिडिया। तो पहले हम जूस्पोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। जूस्पोर क्या होते हैं? आपके एनसीईआरटी ने लिखा है ऐसे स्पोर जो मूव कर सके, ऐसे स्पोर्स जो मूव कर सके, मोटाइल, जिनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है, और ऐसे स्पोर्ट्स जो मूवमेंट कर सकते हैं उनको मोटाइल बोलते हैं। और मोटाइल किसकी वजह से होते हैं? ऐसे तो मूव करेंगे नहीं, तो उनके अंदर पाया जाता है फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला होते हैं ना बेटा, इनको मूव करने में मदद करते हैं। तो जितने भी आपके मोटाइल स्पोर्ट्स होंगे ये सब फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, ये इनके मूवमेंट में मदद करता है। और ये किसके स्पोर्स होते हैं? क्लेमाइडोमोनास के। बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है, पूछता है जूस्पोर्स इज द कॉमन एग्जांपल फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, फ्लैजिला इनके पास होगा और ये पानी में तैर सकते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है। वहीं दूसरा स्पोर जो हमें पढ़ना है, दूसरा होता है कोनिडिया। यह भी हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नॉन मोटाइल है। और जब नॉन मोटाइल है तो यहाँ पर क्या फ्लैजिला दिख रहा है? ध्यान से देखो, ये ऊपर कोनिडिया लगे हुए हैं, है ना, और जिस पर ये लगते हैं, जिस पर ये लगते हैं कोनिडिया, उनको बोलते हैं कोनिडियोफोर, है ना। जिस स्ट्रक्चर पर एक कोनिडिया, धीरे धीरे देखो, ध्यान से देखो, ये नीचे एक बॉटल नेक जैसी ऐसे स्ट्रक्चर लगा हुआ है और इसी पे छोटे 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 स्पोर्स लगे हुए हैं इन छोटे स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। जिस स्ट्रक्चर पर कोनिडिया डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं कोनिडियोफोर। और ये कॉमन होता है किसमें? ज्यादातर फंजाई वगैरह में देखने को मिलता है, जैसे कि पेनिसिलियम में, एक फंजाई है, इसमें देखने को मिलता है। नॉन मोटाइल है, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड है, इसमें फ्लैजिला नहीं रहा होगा, इसलिए ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे गुरुजी। जूस्पोर में फ्लैजिला था इसलिए वो मोटाइल थे, वो मूव कर पा रहे थे। तो मूव करने के लिए पैर होना चाहिए, फ्लैजिला एक तरीके से पैर का काम कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक डिस्पर्स बाय विंड। अच्छा, जो खुद नहीं चल सकता उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो इनको कौन सा माध्यम है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा? तो कोनिडिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हवा या विंड का सहारा लेना पड़ता है। और ड्यूरेबल इन द ड्राई इन्वायरमेंट्स, हाँ ये अच्छी बात है। उड़ेंगे कब? कहा जब कंडीशन ड्राई होगी तब। अगर कंडीशन वेट होती, नमी होती, ह्यूमिडिटी होती तब। तो ह्यूमिडिटी होती गुरुजी तो कहीं चिपके रहते, कितनी भी हवा चलती है उड़ ना पाते। ठीक है, समझ गया? तो एक आपको कौन सा स्पोर याद रखना है? कोनिडिया। दूसरा आपको जूस्पोर्स। अब देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये फंजाई है और फंजाई में तुम्हें दिखा रहा है कैसे स्पोर्स बनते हैं और कैसे उड़ते हैं। तो ध्यान से देखो, जैसे स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम वो बॉक्स होता है, वो पाउच होता है, वो सैक होता है, वेयर स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ऐसा सैक जहां पर स्पोर्स बनते हैं उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। अब इसके अंदर खूब सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स भरे हुए हैं। एक कंडीशन आएगी जब ये फटेगी, जब ये बर्स्ट होगी, जब ये फटेगी तो इसके अंदर से जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अब ये जा करके क्या करेंगे? आगे चल के न्यू फंजाई की ग्रोथ करा देंगे, और जहां जहां गिरेंगे ये स्पोर्स वहां नई नई फंजाई बनती हुई चली जाएंगी। समझ गए ना? तो ये भी जो अच्छा, ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है या जो स्पोर्स हैं जो स्पोरेंजियम में भरे हुए थे, यह भी रिप्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं कि नहीं? जहां पर जा रहे हैं वहां नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि नहीं? और बिना फर्टिलाइजेशन के बना रहे हैं कि नहीं? इसीलिए इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि स्पोर भी एक तरीके की प्रक्रिया है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम नया बॉडी या नया स्ट्रक्चर बना करके रखते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? जल्दी से बताइए, यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, अब आता है रीजनरेशन। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। री मतलब होता है पुनः, और जनरेशन मतलब जो फिर से बना लिया जाए। अगर तुम्हारे किसी पार्ट को हम काट दें
और तुम उस पार्ट को फिर से जनरेट कर दो, ये कहलाएगा रीजनरेशन। व्हेन द बॉडी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ब्रोकन इनटू द पीस एंड ईच पीस डेवलप्स इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। सिंपल, तुम्हारे किसी पार्ट को कट कर दिया जाए और उस पार्ट से हम पूरा का पूरा बॉडी बना लेते हैं, जैसे कि हाइड्रा, जैसे कि प्लेनेरिया। आपके एनसीईआरटी में प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल है और डायग्राम भी उसका बहुत ही कॉमन है। अगर हम इस प्लेनेरिया को क्या करें, इस हम प्लेनेरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, प्लेनेरिया को हम लोग क्या करें बेटा, हम अगर तीन पार्ट में कट कर दें ऐसे ऐसे, तो यहाँ भी एक न्यू इंडिविजुअल बना देगा, ये पार्ट भी एक न्यू प्लेनेरिया बना देगा और ये पार्ट भी न्यू प्लेनेरिया बना देगा। समझ गए? जब हम किसी बॉडी को दो तीन पार्ट में काट दें और हर एक पार्ट एक कर क्या कर दे एक नया बॉडी बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स एंड हेल्प्स इन द सर्वाइवल। ये तीनों इसकी खास बात है, इंपॉर्टेंस है कि जैसे मान लो कोई पार्ट ही टूट गया, हमें उसको रीजनरेट करना है, तब पर भी मदद होगी, या तुम्हारे बॉडी को काट काट के नई बॉडी बनानी है तब पर भी मदद करेगी। और सबसे बड़ी चीज सर्वाइवल में सबसे बड़ा रोल है, तुम कितना हमको मारोगे, अगर शरीर को काट दिए हो दो तीन पार्ट में, हर शरीर नया बॉडी बना लेगी। बस एक तरीका है, उठा के जला दो, आग लगा दो, तभी खत्म होंगे नहीं तो अगर छोटे छोटे पार्ट्स में काटते रहोगे तो वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। जैसे हाइड्रा का उदाहरण दिया गया है, ध्यान से देखो, हमने हाइड्रा को दो पार्ट में तोड़ा, अब हम दोनों से ध्यान से देखो, दोनों में क्या हो रहा है, एक नया, ये वाला हाइड्रा भी एक नया बन के तैयार हो गया और ये वाला भी नया हाइड्रा बन के तैयार हो गया। ऐसे प्लेनेरिया में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इस प्लेनेरिया को तीन पार्ट में काट दिया जाए तो ये दो और तीन, ये तीनों नए नए प्लेनेरिया बना लेंगे। समझ गए? तो ये रीजनरेशन कहलाता है, जब किसी बॉडी पार्ट्स को एक से ज्यादा पार्ट में काट दिया जाए, बॉडी को एक से ज्यादा पार्ट्स में काट दिया जाए तो वो एक नए नए बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। ये थे सारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जल्दी से बताइए, यहां तक चीजें क्लियर होंगी कि नहीं? यहां तक जल्दी से क्लियर होंगे कि नहीं? अब हम लोग मूव करेंगे अगला, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एसेक्सुअल की कहानी क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए। फिर हम लोग मूव करते हैं किधर? हम लोग मूव करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की तरफ। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। जो टर्म है अपना वेजिटेटिव, मतलब यानी कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो प्लांट के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, अगर उनसे हम लोग पूरा का पूरा प्लांट बना लेंगे, उनसे हम लोग रिप्रोडक्शन में मदद ले लेंगे। जैसे जैसे हम लोग बोले कि सर रूट से अगर हम पूरा प्लांट बना लें, हम स्टेम से पूरा प्लांट बना लें, हम लीफ से पूरा प्लांट बना लें, अगर ऐसी व्यवस्था हो जा रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, इनको एक टर्म देते हैं, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। इनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, यह भी याद रखना, प्रोपाग्यूल्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के एग्जाम्पल दीजिए, तो भर भर के एग्जाम्पल लिख दो कि सर रूट, स्टेम, लीफ जो है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिनसे कि हम लोग पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं आओ देखो। पहली चीज तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है इसकी लक्षण क्या है? जैसे इसमें सीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। हम लोग नॉर्मली देखते हैं जो नया प्लांट बनता है, जब हम सीड को जमीन में ऐसे फेंकते हैं तो वो जर्मिनेट करता है, नया प्लांट बनाता है। यहाँ सीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से बना रहे हैं। द ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन्स, और क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने जा रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने जा रहा है, गैमीट का फ्यूजन नहीं होने जा रहा है, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने जा रहा है, इसलिए क्लोन बनेंगे। और क्लोन किस में बनता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। रैपिड ग्रोथ टेक्स प्लेस, एसेक्सुअल तो तेज होती ही है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन द शॉर्ट टाइम, यह बात भी हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताई थी। एंड हाईली यूजफुल इन एग्रीकल्चर, और इसका ज्यादा उपयोग एग्रीकल्चर में, खेती में होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, शुरुआत में जो मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर हम रिप्रोडक्शन को तीन पार्ट में पढ़ते, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तो याद करो क्यों हमने सेक्सुअल के अंदर वेजिटेटिव को बताया था। इसीलिए
क्योंकि यहाँ पर क्लोन्स बन रहे हैं जो कि एसेक्सुअल का ही लक्षण है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एसेक्सुअल का ही लक्षण है। जल्दी से ग्रोथ हो रही है, एसेक्सुअल का ही लक्षण है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बनेंगे, एसेक्सुअल का ही लक्षण है। एक तरीके का जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है और कुछ नहीं, अलग से नहीं। ठीक है, समझ गए? ये कहानी होती है क्लियर। अब नेचुरल वेजिटेशन कैसे हो सकता है, यानी कि जो नेचर में अपने आप हो रहा हो, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नेचुरल वेजिटेशन क्या हमारे आसपास उदाहरण मौजूद है जिसको हम देख के पहचान सकते हैं? हाँ, स्टेम से अपने आप पूरा प्लांट कहीं पर बन सकता है क्या? क्या कोई उदाहरण आप बता सकते हैं? हाँ, पोटैटो देखो, आलू, आलू क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। जो पोटैटो है वो क्या है? ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है बे। अब अंडरग्राउंड स्टेम है गुरुजी, हाँ, अंडरग्राउंड स्टेम से ही पूरा का पूरा नया प्लांट बन के तैयार हो जा रहा है। ये कैसा रिप्रोडक्शन हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। इसीलिए वो जो अंडरग्राउंड स्टेम में जब जो आलू होती है, तो आलू में ध्यान से देखो जगह जगह ऐसे आंखें निकलती रहती है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर्स। और यहीं से क्या होता है, धीरे धीरे ध्यान से देखो, जब आलू को हम लोग अंदर जमीन में गाड़ देते हैं तो यहीं से नया प्लांट बन के तैयार हो जाता है। तो एक स्टेम ने पूरा प्लांट बनाया ना, वेजिटेटिव। इसी तरीके से जिंजर में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन जिंजर भी एक तरीके का अंडरग्राउंड स्टेम ही है, लेकिन यहाँ पर उसको राइजोम बोलते हैं। बनाना में अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू होगा, है ना। तो स्टेम के थ्रू अगर हम पूछा जा रहा है तो उदाहरण आप दे सकते हैं 3, राइजोम हो गया, ट्यूबर्स हो गया, जो सबसे कॉमन है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ये और ये, यही आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। बनाना में भी देखने को मिलता है। अक्सर देखोगे बनाना में कि जो स्टेम है नीचे धंसा, उसके बगल से एक नया ऐसे प्लांट बन के निकल जाता है। नोटिस किया होगा कभी? देखो बनाना का पेड़, ये देखो यहाँ पर ट्यूबर्स दिख रहे हैं। कहाँ पर? किसका उदाहरण है? ट्यूबर, पोटैटो। अब मैचिंग क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, या तो मैचिंग क्वेश्चन आएगा या तो एमसीक्यू पूछेगा। ट्यूबर इज एन एग्जांपल पोटैटो, या पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स, जिंजर रिप्रोड्यूस बाय राइजोम्स, है ना। राइजोफोर्स भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना, इनको राइजोम्स बोलते हैं। ठीक है, चलो। अब लीफ से भी रिप्रोडक्शन संभव है क्या? क्या कोई पत्ती है जो पत्ती से पूरा प्लांट बन सकता है क्या गुरुजी? हाँ, एक लीफ होती है, आपकी एग्जांपल में एनसीईआरटी में दिया गया है, ब्रायोफिल्लम, है ना। ब्रायोफिल्लम की जो लीफ होती है, इनकी जो मार्जिन होती है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे लीफलेट्स निकलते हैं, और यही जो लीफलेट्स होते हैं आगे चल करके पूरा का पूरा न्यू प्लांट बना देते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझो कि एक छोटा सा लीफलेट्स, एक छोटा सा पार्ट जिसको हम लोग एडवेंटिशियस बड्स कहते हैं, जिसके अंदर इतनी क्षमता हो गई गुरुजी कि पूरा का पूरा नया प्लांट ही बना देगा। यस, तो एडवेंटिशियस बड्स डेवलप्स ऑन द नॉच्ड मार्जिन ऑफ द लीव्स एंड दीज बड्स गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ऐसी पत्ती है ना, जिससे एक नया प्लांट बन सकता है, दैट इज योर ब्रायोफिल्लम लीव्स। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है। एडिएटम भी एक प्लांट होता है, वहां पर भी ये देखने को तुम्हें मिलता है। ठीक है, एक आध दो एग्जांपल याद रखिएगा। आगे अब स्पेशल स्ट्रक्चर्स में जैसे अगेव, यह भी तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है। अगेव प्लांट जो होता है ये किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करेगा? बल्बिल्स, है ना। बल्बिल्स एक फ्लेसी बर्ड्स होते हैं, ये भी एक बर्ड्स है, लेकिन ये कैसे बर्ड्स हैं? ये थोड़ा फ्लेसी बर्ड्स होते हैं, और ये डेवलप हो जाते हैं एक समय के बाद नए पूरे के पूरे प्लांट में, नए पूरे के पूरे प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि आपके डेवलप हो रहे थे कौन? जैसे कि आपके डेवलप हो रहे थे ट्यूबर्स, जैसे कि डेवलप हो रहे थे राइजोम्स, कहाँ पे? जिंजर में और टोमेटो पोटैटो में, वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलता है बल्बिल्स, जो कि अगेव होता है। अब एक उदाहरण और तुम्हें याद रखना है, वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ, इस प्लांट को जरूर याद रखिएगा। ये रनर के एग्जाम्पल होते हैं, रनर्स के एग्जाम्पल होते हैं। रनर्स क्या होते हैं जरा ध्यान समझिएगा। इनके जो प्लांट होते हैं ना, दरअसल ये क्या होते हैं, ये पानी के सरफेस पे ऐसे ऐसे पाए जाएंगे और ऐसे ऐसे फैलते रहेंगे पानी के सरफेस पे, और जगह जगह पे जाने के बाद क्या होता है, इनके अंदर ऐसे रूट्स डेवलप हो जाती है, इनके अंदर ऐसे पानी में ही रूट्स डेवलप होता है, और इसके ऊपर क्या हो जाता है, कुछ जो पत्तियां हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो इनके जो आपके वाटर हाइसिंथ है ना, इनकी इनकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, और इनके फ्लावर जो होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, और ये इसी चक्कर में, और सबसे बड़ी चीज़, ये बहुत ही तेज़ी से पानी में ग्रो करता है, और इनका फ्लावर जो है वो थोड़ा पर्पल कलर का होता है, बड़ा अट्रैक्टिव होता है। और इसी पर्पल कलर के फ्लावर के लिए यहाँ से नहीं, इसको फॉरेन से लाया गया था, और लाने के बाद ये हमारे अपने भारत में बंगाल में थोड़ा ज़्यादा ही डेवलप हो गया था। बंगाल में क्या हुआ था कि वहाँ के जितने आसपास की वाटर बॉडीज में धीरे धीरे फैलता चला गया, बहुत तेजी से फैलता है, इसको हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं,
है ना। जलकुंभी का नाम आपने सुना होगा। जलकुंभी जो होता है दूसरा नाम इसका बायोलॉजिकल जो होता है वो आइकॉर्निया क्रैसिपस या आइकॉर्निया प्रेस्टिया के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है। तीसरा नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टेरर ऑफ बंगाल। अब ये इस कहानी को जरा समझिए, क्यों हम लोगों ने टेरर ऑफ बंगाल इसको कहा। अगर ये पानी में है तो ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा। देखो मैंने कहा था ना, पानी के सरफेस पे ग्रो करता जाएगा और इनके जो स्टेम्स होते हैं जो इन दूसरे को कनेक्ट करें तो इसको बोलते हैं ऑप्सिट्स। अब ध्यान समझना, और नीचे इनकी रूट हो जाएगी और इनकी पत्तियां ऐसे ही होती है, बड़ी अट्रैक्टिव सी लगती है। अब जब ये पानी में ग्रो करता गया तो ध्यान से समझो, पानी में तो क्या है, पानी में भाई बहुत सारे न्यूट्रिशन है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन भी है, पानी में मछलियां भी है। अब इसने क्या किया, बहुत तेजी से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो O2 थी उसको क्या कर लिया, बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब O2 यहां पर एब्जॉर्ब हो गई तो ध्यान से समझना, O2 की डिफिशियंसी भी हो जाएगी। O2 की डिफिशियंसी होने के बाद क्या होगा, जो स्मॉल फिशेज होंगी वो मरने लगेंगी, और स्मॉल फिशेज अगर डाई कर गई तो इन पर फीड करने वाली लार्ज फिशेज भी डाई हो जाएंगी। लार्ज फिशेज भी डाई हो जाएंगी। तो बंगाल का फेवरेट फूड क्या था, बंगाल में ज्यादातर लोग मच्छी भात खाते हैं, उधर उधर लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फिश ज्यादा खाते हैं। अब ये इतना तेजी से वहां पर फैला कि वहां की जितनी भी वाटर बॉडीज थी वहां से ये ऑक्सीजन को खत्म कर दिया, और धीरे धीरे ऑक्सीजन के खत्म होने की वजह से फिशेज मरने लगी। और फिशेज मरने लगी तो आतंक तो मचेगा, क्योंकि खाना उनका खत्म हो रहा है। और जब खाना खत्म हो रहा है इसीलिए उसको हम लोगों ने बोला टेरर ऑफ बंगाल। और क्वेश्चन जो तुमसे पूछता है, टेरर ऑफ बंगाल इज नोन एज आइकॉर्निया, आइकॉर्निया इज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ऐसे घुमा घुमा के यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। वाटर हाइसिंथ से भी ऑप्शन में दे देगा। तो वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल, ये तीनों नाम याद रखना, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इस पे क्वेश्चन पूछता है। अगेव किसका एग्जाम्पल है, या अगेव में रिप्रोडक्शन किससे है, बल्बिल से है। वाटर हाइसिंथ पूछ लेगा तो ऑफसेट से है। ब्रायोफिल्म लीफ से करेगा। और ट्यूबर्स किस में होंगे, पोटैटो में होंगे। और राइजोम्स किस में देखने को मिलते हैं, तो आपके जिंजर में देखने को मिलते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेवलप होता जा रहा है वाटर हाइसिंथ, इसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या था, पानी में अगर बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा तो मैंने पहले ही बता दिया लेकिन लिखा है, सबसे पहले ऑक्सीजन कंटेंट को पानी में कम कर देगा, जिससे कि जो फिशेज होंगी वो मरने लगेंगी। और ये पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, और जिससे कि पानी में पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी अभी बारिश आएगी, ध्यान से देखना, बारिश में अगर आसपास के तालाब में आप देखोगे ना तो ये बहुत तेजी से फैलता चला जाता है। इसको हम दिखाएंगे भी, है ना, लाइव भी दिखा देंगे, तुम्हें आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखा भी होगा, ऐसा नहीं है। अभी गूगल आप लोग करोगे ना तो थोड़ा सा इसके जब इमेज देखोगे, वाटर हाइसिंथ सर्च करके देखो तो तुम्हें तुरंत ध्यान आ जाएगा। सब लोग आसपास के तालाब में देखोगे, अपने यहाँ हर जगह फैला रहता है, अपने बिहार में देख लो, हर जगह हर तालाब में छोटे छोटे बारिश में दिखेगा, ठीक है। चलो, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया, एक टेबल के माध्यम से याद दिला रहे हैं कि जो क्लेमाइडोमोनास था इसमें जो स्पोर स्ट्रक्चर पाए जाते थे, पेनिशियलम में कोनिडिया पाया जाता था, हाइड्रा में बर्ड के थ्रू रिप्रोडक्शन, और स्पंज में जेम्यूल्स के थ्रू। अब यहाँ एक नया टर्म आ गया, जेम्यूल्स। और छोटी सी चर्चा जेम्यूल्स भी कर लेते हैं। जेम्यूल्स क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जेम्यूल्स किसमें देखने को मिलते हैं, स्पंजेज में। स्पंजेज क्या होते हैं बेटा, स्पंजेज जो हमारा पोरीफेरल्स होते हैं, जो हमारा समूह है पोरीफेरा फाइलम, है ना, तो उसको हम लोग स्पंज भी कहते हैं। स्पंज कैसे होते हैं गुरुजी, हार्ड रेजिस्टेंट structures that is called as gemmules are formed। स्पंज में एक हार्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेम्यूल्स। जैसे सिस्ट बन रहा था अमीबा में, वैसे इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई जिसको हम लोग जेम्यूल्स बोले। अच्छा, जेम्यूल्स में कोई इनके ऊपर अटैक ना कर पाए तो इसके ऊपर जो है स्पाइंस भी लगे होते हैं। और ये मेनली पूछता है स्पाइंस क्यों लगे होते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, इनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। कोई अगर गलती से इस पर अटैक कर दिया तो ये मर जाएंगे, मार दिया जाएगा, मतलब उसको कोई भी इसके ऊपर अटैक करेगा तो ऐसा। अब इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, पहली चीज तो बना कब, जब कंडीशन अनफेवरेबल थी, और इसको हम लोगों ने जेम्यूल बोला, या कहीं कहीं पर इसको जेमा कप के नाम से भी जानते हैं, जेम्यूल याद रखिएगा बस। अब क्या हुआ इसके अंदर देखो, भयंकर खूब सारे, है ना, खूब सारे यहाँ पर स्पोर्स बन के तैयार हुए हैं।
अनफेवरेबल कंडीशन में इसके अंदर। अब जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, है ना, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी यहां से खूब सारे स्पोर्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और वही सारे स्पोर्स आगे चल करके बहुत सारे स्पंज बना देंगे, बहुत सारे स्पंज बना देंगे। तो एक तरीके से अगर इस पूरी कहानी को समझो तो आप बोलेंगे जो स्पंज होते हैं, जो पोरीफेरा समूह होता है, उनके जो जीव होते हैं उनको स्पंज कहते हैं। स्पंज में जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या हार्ड बॉडी वो अपने ऊपर बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जेम्यूल। जेम्यूल्स के अंदर ही खूब सारे स्पोर्स बन के तैयार हो जाते हैं, खूब सारा डिवीजन इनके अंदर हो जाता है और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये सारे स्पंज बाहर आ जाते हैं और अपने एक तरीके से नई बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। समझ गए? तो ये स्पंज था, सिंपल है। स्पंज भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में। स्पंज इज द कॉमन एग्जांपल फाउंड इन जेम्यूल्स इज द कॉमन एग्जांपल फाउंड इन, ऐसे पूछ सकता है। तो जेम्यूल्स कॉमन एग्जांपल है जो कि पाया जाता है स्पंजेज या पोरीफेरा में। ठीक है, अगेन मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ सारी कहानी जैसे हम आपको यहाँ रिवाइज करा है, इससे बहुत बेहतर तरीके से हम लोग एप्लीकेशन पे आपको मात्र 51 रुपए में ये सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और जो लोग अभी भी मूड बना रहे हैं एक बार मेरे कहने पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा, हमें खुद ही बताओगे फ़ोन करके, गुरुजी बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपने हमें दिला दी, बहुत कुछ अच्छा मिल गया है इतने में। ठीक है, ये सारे वो टॉपर्स हैं, अगली साल आप लोगों का चेहरा यहाँ पे आ सकता है ना, हम इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे फला बला बला बला, है ना, कोई भी। चलो, तो ये पहला पार्ट होता है चैप्टर का समाप्त, ए सेक्सुअल वाला। अब हम लोग मूव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है ध्यान से समझो। पहली चीज तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी का एसेक्सुअल का उल्टा है। यहाँ पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और जब 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो इसलिए हम इसको बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन कैसा हुआ? बाई पेरेंटल हुआ, है ना। और वो दोनों ही अपोजिट सेक्सेस की होने चाहिए। ये नहीं कि 2 पेरेंट है दोनों मेल, 2 पेरेंट है दोनों फीमेल, हमको किसी की जरूरत नहीं, हम दोनों बहनें काफी हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं, हम दोनों भाई काफी है। नहीं, तुम दोनों काफी नहीं हो, तुम और कुछ भी करने के लिए काफी हो लेकिन तुम रिप्रोडक्शन करने के लिए काफी नहीं हो। उसके लिए बायोलॉजिकली अपोजिट सेक्स का होना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकृति है, नियति कह रही है। तो मेल एंड फीमेल गमीट्स जो कि बना सके, अब पता लगा कि कोई मेल इतना सक्षम है कि वो फीमेल बना सकता है तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करे रिप्रोडक्शन, लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट सेक्सेस के होंगे तभी अपोजिट गमीट्स बन के तैयार होंगे, एक मेल और एक फीमेल, और उनका जो फ्यूजन होगा तब जाकर के जायगोट बनेगा और वही जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होगा। तो यह पूरी प्रक्रिया एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। समझ गए? तो एक मेल एक फीमेल दोनों ने गमीट बनाए, गमीट का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होकर जायगोट बना और जायगोट होकर के आगे चल के एम्ब्रियो बना। इसको और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपका मेल हुआ या आपकी फीमेल हुई, मेल ने स्पर्म्स बना कर दिए, इसने ओवम बना करके दिया, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना और यही जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो में बना। तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगी। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर हमने देखा था सिंपल होता था, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होता है। वो फास्ट चलता था, ये स्लो होता था। वहां पर एनर्जी ज्यादा नहीं लगती थी, ये एनर्जी बहुत पर्याप्त इस्तेमाल करेंगे। इट जनरेट्स द जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि ध्यान से देखो स्पर्म्स भी हैप्लॉइड है और ओवम भी हैप्लॉइड है, और जब दोनों फ्यूज करेंगे तो ये जायगोट बनाएंगे। और इस एन में एक एन कहाँ से आया है? मेल से, और दूसरा एन कहाँ से आया है? फीमेल से। तो दोनों के जीन चेंज थे कि नहीं? और जब दोनों के जीन चेंज थे तो दोनों मिलेंगे तो ये जायगोट का भी परिवर्तन हो जाएगा, इनके अंदर के भी लक्षण बदल जाएंगे, ये भी अलग होगा। तो यहाँ जेनेटिक वेरिएशन तुम्हें देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं पूछे तुमसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो 2 पेरेंट आए, मेल और फीमेल गमीट्स भी बने, वहां नहीं बनता था। अकरेंस ऑफ मियोसिस हुई, वहां मियोसिस नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ जब तक मियोसिस नहीं होगी तब तक गमीटोजेनेसिस नहीं होगी, और गमीटोजेनेसिस नहीं होगी तो गमीट नहीं बनेंगे। यानी कि आपको स्पर्म्स और ओवम बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ेगा। ये यहाँ पर होता है, वहां पर नहीं होता। फर्टिलाइजेशन होगा, यानी वो जो गमीट बनकर के तैयार होंगे उनका फ्यूजन भी होगा। क्या एसेक्सुअल में होता था? यही तो वो खास बात थी जिसके आधार पर हम सेक्सुअल को एसेक्सुअल से अलग करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सेक्सुअल,
और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो एसेक्सुअल। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट यहाँ पर हो रहा था, वहां क्लोन्स बन रहे थे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है, वहां एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं, है ना। यहाँ जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है, वहां गुइया हो रहा था। समझ गए? तो बढ़िया से एकदम कंपेयर करके एक टेबल में इसको बना लेना। मैं तो तुम्हें होमवर्क भी दे दे रहा हूँ, कितने लोग करोगे जल्दी कमेंट करके बताओ। होमवर्क में डिफरेंस बिटवीन, इसको एक क्वेश्चन की तरह याद कर लेना, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। कर लोगे कि नहीं जल्दी से बताओ, कर लोगे? कौन कौन करके तैयार होगा भाई कमेंट करके बता देना। चलो आगे। अब आता है सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस की, ये जेनेटिक वेरिएशन कर सकता है, एसेक्सुअल नहीं कर सकता था। किसी भी एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की क्षमता एसेक्सुअल वाले में नहीं होती थी, सेक्सुअल वाले में होती है। बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन हुआ है तो एवोल्यूशन होगा, वहां नहीं होता था। इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी, वहां नहीं होती थी, यहाँ हो गए, मतलब ये डिजीज से लड़ने के लिए भी तैयार हो गए। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज भी बनाएगी, क्योंकि वेरिएशन है, और जहां वेरिएशन है वहीं पर नई उत्पत्ति भी संभव है। तो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संभव है, एसेक्सुअल से नहीं है। ठीक है, चलो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेजेस की बात करते हैं। ऐसे जीव जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो अपने जीवन काल में 3 फेजेस से गुजरेंगे। पहला फेज जुवेनाइल, जिसको वेजिटेटिव कहते हैं इन द केस ऑफ प्लांट। अगर वो प्लांट है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव कहेंगे, अगर वो एनिमल है तो हम उसको जुवेनाइल फेज कहेंगे। दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, जिस फेज से हम लोग गुजर रहे हैं, और तीसरा है सेनिसेंट या ओल्ड एज फेज कहते हैं। तो जो एक तरीके से जो बचपन वाला फेज होता है, जो हमारा तुम्हारा बचपन वाला फेज होता है, वो एक तरीके से हमारा जुवेनाइल फेज कहलाएगा। जो एडल्ट एज में आ जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव, जहां पर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, और सेनिसेंट फेज जहां पर हम एक तरीके से मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गए। इनएक्टिव नहीं मतलब मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है। वहीं जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज में मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से रहता है, ग्रोथ तेजी से हो रही होती है। किस लिए? ताकि वो सेक्सुअल क्षमता जो है वो अटेन कर पाए। ठीक है, चलो तो अब देखो, जैसे एक प्लांट के माध्यम से हम समझे तो ये शुरुआती समय था, इसको हम लोग बोलते हैं ये जुवेनाइल फेज कहलाएगा, या इसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव फेज कहलाएगा, क्योंकि प्लांट है तो इसको हम लोग वेजिटेटिव भी कह सकते हैं। धीरे धीरे डेवलप होकर के रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है, एडल्ट एज में आ चुका है, और लेकिन यही एक समय ऐसा आएगा कि इसके अंदर सारी क्षमताएं समाप्त हो जाएंगी। अब ये प्लांट बूढ़ा हो चुका है, अब ये नए ना ही फल दे रहा है, ना कुछ आगे कर पा रहा है, इनके अंदर कोई रिप्रोडक्शन नहीं, तो ये सेनिसेंट फेज कहलाएगा, या इसको ओल्ड एज फेज भी कहते हैं। कोई दिक्कत है तो नहीं? कोई भी दिक्कत है नहीं है सर। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज की खास बात क्या होती है, आओ समझते हैं। दिस फेज इज फेज ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग विच द ऑर्गेनिज्म इज सेक्सुअली इमेच्योर। ये वह फेज है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली इमेच्योर है, अभी वो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता में नहीं है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की क्षमता डेवलप नहीं हुई है। तो इसके लक्षण क्या होगी गुरुजी? इस समय जो ऑर्गेनिज्म जुवेनाइल फेज में है उस समय उसके लक्षण क्या है? पहली चीज तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ बॉडी हो रही है तेजी से, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो रहे हैं, कोई गमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं, शुरू में ही मैंने तुम्हें बता दिया। मतलब क्या हुआ, यहाँ ग्रोथ ऑफ बॉडी हो रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो रहा है, लेकिन गमीट नहीं बन रहा है, यानी कि नो गमीटोजेनेसिस। अभी ये गमीट बनने की क्षमता में नहीं है, अभी ये गमीट बनाने की क्षमता में नहीं है। कौन? जो जुवेनाइल फेज में है, जो वेजिटेटिव फेज में है, ये गमीट नहीं बना सकते। बहुत छोटा सा पौधा है या छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यही ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, यही जीव डेवलप हो गया, और ये कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया रिप्रोडक्टिव फेज में। अगर ये रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया तो दिस इज द फेज व्हेन द ऑर्गेनिज्म बिकम्स कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वह फेज है जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो चुका है, वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुका है। वह ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है, अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको गमीट भी बनाना पड़ेगा, यानी कि वो गमीटोजेनेसिस भी कर सकता है। यस सर, वो पूरी तरीके से मैच्योर है किसी भी रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेक्सुअल।
ठीक है, हार्मोनल एक्टिविटी इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये फेज जहां पर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर या रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो हम उस फेज को रिप्रोडक्टिवली या रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर हम देखेंगे कि प्लांट को कैसे पहचानेंगे कि कौन प्लांट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है और कौन सा प्लांट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है। जैसे मान लो सीजनल फ्लावरिंग, सम प्लांट्स प्रोड्यूसेस फ्लावर्स ओनली इन द पर्टिकुलर सीजन, क्योंकि फ्लावरिंग आ गई है, प्लांट में फ्लावरिंग होगी और फ्लावर ही जो होते हैं, खास करके जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर होता है, तो इसी आधार पर अगर हम बोले कि अगर ये फ्लावर है ना, अगर ये फ्लावर किसी पर्टिकुलर सीजन में चल रहा है ना, जैसे मान लो आम, इस समय आम तो फल आ गया ना, लेकिन इसका जो फ्लावरिंग हुई थी वो उधर फरवरी लास्ट से मार्च में आने लगती है। ठीक है, तो एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये सब सीजनल प्लांट्स हैं तो पेरिनियल, बहुवर्षीय होते हैं, पेरिनियल होते हैं, कई सालों तक जीने वाले पौधे होते हैं और लगभग हर एक सीजन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग सीजनल प्लांट्स या सीजनल फ्लावरिंग कहते हैं। कारण क्या है कि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन आ जाती है और फेवरेबल कंडीशन में उनके लिए टेम्परेचर अच्छा से, मैंगो में फ्लावरिंग कब होती है, मैंगो में फ्लावरिंग होती है उधर लगभग फरवरी के आसपास, यानी कि टेम्परेचर ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। जब अचानक बहुत तेज ठंडी पड़ी उसके बाद ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लाइट ड्यूरेशन कितने देर तक है, कैसे नहीं है, रेनफॉल कितना हो रहा है, हार्मोन्स क्या है, ये कंडीशन जब उनके लिए फेवरेबल होगी तब जा करके फ्लावरिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसीलिए देखो कंडीशन हर बार ठंडी गर्मी बरसात ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसी वजह से आम का जो कहते हैं ना, गांव में कभी कभी आम बहुत ज्यादा लगते हैं फलों में, किसी किसी सीजन में आम नहीं लगते, तो ये डिपेंड करता है उन कंडीशंस पर। लेकिन वहीं अगर स्पेशल फ्लावरिंग कंडीशन देखी जाए कुछ प्लांट्स में, यह भी देखने को मिलता है। जैसे स्पेशल फ्लावरिंग कंडीशंस की बात करें तो बैम्बू ट्री, यह एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बैम्बू ट्री क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये बहुवर्षीय पौधा है, पेरिनियल प्लांट है जो कई वर्ष तक जीते हैं, कई वर्ष तक जीते हैं, लेकिन ये हर सीजन में फ्लावरिंग नहीं करता। ये पूरे जीवन काल में लगभग 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का, है ना, क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा कौन सा प्लांट है जो पूरे जीवन काल में एक बार फ्लावरिंग करेगा, बैम्बू ट्री। द प्लांट डाई आफ्टर द फ्लावरिंग, और जैसे ही इसमें फ्लावरिंग हो गया मर जाएगा, पूरे जीवन काल में एक बार किया और फिर मर गया। इसी तरीके से दूसरा जो एग्जाम्पल है ना, वो है नीला कुरंजी, जिसको हम लोग स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना भी कहते हैं। ये लगभग 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है और ये साउथ इंडिया जैसे कर्नाटका साइड में है ना, तमिलनाडु में, कर्नाटका, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, यहाँ कुल देखने को मिलता है, यहाँ कुल देखने को मिलता है इसकी फ्लावरिंग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। तो कर्नाटका और तमिलनाडु ये दो स्टेट हैं जहां पर ये प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्लावरिंग इनकी जो वादियां होती हैं, यानी कि जो पहाड़ियां होती हैं उस पर, हिल्स लिखा है ना, पहाड़ियों पे ये काफ़ी पर्पल, लाइट पर्पल कलर के फ्लावर दिखते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव होते हैं, लोग यहाँ पर घूमने भी जाते हैं, है ना। तो ये नीला कुरंजी पे क्वेश्चन बनता है कि 12 साल में फ्लावरिंग कितने साल में फ्लावरिंग होती है, 12 साल में। बैम्बू पूरी लाइफ साइकिल में एक बार करेगा। ये दोनों ही एमसीक्यू हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन एनिमल्स कैसे पहचानोगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी आ चुकी है, तो ये तो प्यूबर्टी से पता चलती है भाई। ह्यूमंस में प्यूबर्टी एज आ चुकी है, जैसे कि उनके बियर्ड और मोस्टैच आ चुकी हैं, उनकी वॉइस जो है वो भारी हो चुकी है, स्पर्म्स बनना शुरू हो गए, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुकी है, तो पहचान जाओगे भैया आपका मेल जो है वो मैच्योर हो चुका है। इसी तरीके से अगर फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में हम देखते हैं ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो चुका है, तो वो मैच्योर हो चुकी है। ऐसे ही पता चल जाएगा ना कि वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुके हैं। और ये सारी प्रक्रिया किसकी वजह से होती है, सब हार्मोनल है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, कौन सा हार्मोन है जो मेल में
प्यूबर्टी एज को प्रमोट करता है, और कौन सा हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है फीमेल्स में? कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो 2-3 क्वेश्चन में तुम्हें दे चुका हूं पूरे वीडियो में, उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देखना चाहिए, तब पता चलेगा तुम लोग पढ़ भी रहे और जवाब भी दे रहे हो। यकीन मानो आगे बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, बस मैं जो कहूँ वो करते जाना। आगे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में बात करें तो एक साइकिल तो स्ट्रेस साइकिल होती है, जैसे जो ऑर्गेनिजम्स मेच्योर हो चुके हैं, खास करके जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स जैसे काऊ, डॉग, डियर, रैट, है ना, इन सब में एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, और इसके इन्फ्लुएंस से एक साइकिल चलती है स्ट्रेस। स्ट्रेस साइकिल क्या होती है? ये सीजनल साइकिल है। ये सीजनल साइकिल होती है, जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तब ये जा करके ये साइकिल इनके अंदर चलने लगती है, और ब्रीडिंग सीजन में ही ये साइकिल चलती है, तब जा करके इनकी ब्रीडिंग होती है, मेटिंग होती है। जैसे मान लो डॉग की बात कर लें, सबसे कॉमन एग्जांपल है, तो ठंडियों में डॉग के बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं, इस समय उनकी स्ट्रेस साइकिल एक्टिव है, ऐसी ही होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, ये क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है इसलिए मैंने इसको सीजनल कह दिया, लिमिटेड रिप्रोडक्टिव पीरियड तक के लिए ही होता है ये सीजनल साइकिल। लेकिन जो दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो कि प्राइमेट्स में पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, मंकी हो गया, ऐप हो गया, कैसे याद रखोगे प्राइमेट्स में? तो एक टर्म याद रखना, मामा। मामा क्या होता है? जो मैन हो गए, एम फॉर मंकी हो गया, और ए फॉर एप्स हो गए, जिसमें गोरिल्ला और गिब्बन भी ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब में देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब में देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये रेगुलर चलती है ना, रेगुलर चलती है, मतलब एक पीरियोडिक इंटरवल के साथ चलती रहती है, पीरियोडिक साइकिल होती है। जैसे मान लो ह्यूमंस के अंदर हम बात करें, तो ह्यूमन के अंदर बात कर लें तो हर एक, है ना, एवरी 28th डे पर, ये लगभग एवरेज ड्यूरेशन बता रहा हूँ, 28 दिन हम एवरेज ड्यूरेशन बता रहे हैं, बदलता भी है, 24 से लेकर के 34 दिन तक जा सकती है साइकिल, लेकिन एवरेज ड्यूरेशन 28 दिन की होती है। तो ये सीजनल नहीं होकर के पीरियोडिक होती है, और स्ट्रेस साइकिल जो होती है ये कैसी होती है? तो आप बोलेंगे सर ये सीजनल साइकिल होती है, दोनों अंतर होता है। अच्छा, जब मेच्योर हो चुका है एनिमल तो उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ चुके, मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस साइकिल चलना शुरू हो गई, ये सब मेच्योरिटी के ही लक्षण है। सीजनल और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम ये फेज पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव। तो सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करें वो सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं। जैसे बर्ड्स और डियर, इनके पर्टिकुलर सीजन होते हैं, उसी समय ब्रीडिंग करेंगे। ठीक है, और जो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, जो पूरे जीवन कभी भी किसी क्षण ब्रीडिंग कर सकते हैं, जैसे हम तुम, हमारे तुम्हारे लिए कोई नियत समय नहीं है कि ठंडी है तभी बर्थडे होगा। वो अलग बात है कि फरवरी में जो है अच्छा दिन चल रहा होता है, 7 दिन का एक शुभ मुहूर्त निकाल दिया गया है, एक प्रेम को जताने का अलग तरीका दिखा दिया गया, शादियां भी उस समय ज्यादा होती है। तो उस हिसाब से 9 महीने कैलकुलेट कर लो, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बर्थडे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि शादी उधर हुई थी। तो समझ लें हमारा अपना भी दिसंबर में है आज, ठीक है तो कैलकुलेशन समझ लो। तो फिलहाल लेकिन ह्यूमन बीइंग में हर महीने बर्थडे सबका पड़ रहा है, मतलब यह है कि कोई साइकिल निश्चित नहीं, कभी भी जो है अपना रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जो है डेवलप है, हमेशा चलते रहते हैं, ये कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहलाते हैं। समझ गए? अगर कोई तुमसे पूछे सीजनल ब्रीडर कौन होते हैं, कौन पूछे कोई कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं, तो जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करें सीजनल ब्रीडर, जो थ्रू आउट लाइफ कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर कहलाते हैं। आगे तीसरा जो फेज आता है सेनेसेंस फेज, जिसको ओल्ड एज फेज के नाम से भी जानते हैं, द फेज इन विच द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम्स टू एन एंड। अब ये बुढ़ापा हो गया, मतलब तुमने शुरुआती में अपने अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप करी, रिप्रोडक्टिव फेज में तुम पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थे, और लास्ट आता है जो ओल्ड एज फेज, यहाँ पर तुम रिप्रोडक्टिवली खत्म हो चुके हैं, अब अंदर से टाटा बाय बाय हो चुका है, तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं बची, बस बैठ करके बस देखो एक दूसरे को, कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो चुका है, तुम्हारी बॉडी कमजोर हो चुकी है, हार्मोनल एक्टिविटी भी कमजोर हो चुकी है, अल्टीमेटली लगभग तुम डेथ की तरफ बढ़ो। राम राम भजो, कहावत है ना, प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। तो प्रथम जो स्टेज होती है जीवन की, उसमें कहते हैं विद्या अर्जित करनी चाहिए। द्वितीय स्टेज जो होती है यानी कि 25 साल के बाद, उसमें धन को अर्जित करना चाहिए, और 50 साल के बाद पुण्य अर्जित करो। और यह तीनों कार्य अगर तुमने नहीं किया है, पहले 25 साल में तुमने ज्ञान नहीं अर्जित किया, और दूसरे 25 साल में तुमने धन नहीं अर्जित किया, तीसरे में तुमने पुण्य नहीं अर्जित किया, तो चतुर्थे किम करिष्यसि, चौथे में तुम्हें यही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए?
ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं कॉमन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? अगेन इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे कि शादी है तो शादी के पहले तैयारी होती है, शादी के दिन तो महोत्सव ही है, और शादी के बाद क्या होता है, इस हिसाब से हमने फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट्स को प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को दूसरा इवेंट और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 3 स्टेज से गुजरते हैं, 3 इवेंट से गुजरते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये 3 तरीके के इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? एक एक करके समझते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो मेन प्रोसेस है गमीटोजेनेसिस और गमीट का ट्रांसफर, यानी कि गमीट का फॉर्मेशन होगा। सबसे बड़ी चीज यह याद रखना, जो गमीट्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा और फिर होगा गमीट का ट्रांसफर, फिर होगा गमीट का ट्रांसफर। 2 प्रक्रिया होगी, गमीट का बनना और गमीट का ट्रांसफर। ठीक है, चलो आगे। गमीटोजेनेसिस होता क्या है? लगे हाथ इसको भी तुरंत तैयार कर लिया जाए। तो नाम क्लियर है, गमीटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है बनना। तो जो गमीटोजेनेसिस होती है ये 2 पार्ट से मिलकर के बनी है। एक तो है गमीट और दूसरा है जेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गमीट बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गमीटोजेनेसिस। अब जो गमीट्स बनेंगे इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जब गमीट्स बन के तैयार हो जाएंगे तो हम देखते हैं लगभग, या सभी गमीट्स कह सकते हैं क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू बने होते हैं। यहाँ पर हम लोग मियोसिस के थ्रू ये प्रक्रिया बनाए होते हैं, मियोसिस के थ्रू ये करे होते हैं। तो मियोसिस में कोई 2n की सेल जो है ये n में बदल चुकी होती है, इसलिए गमीट्स जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। ये देखो गमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। नेचर होता है, क्यों? क्योंकि मियोसिस हुई है। सिंपल याद रखना। इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्या? जहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए। जहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है बेटा, ऐसे डिवीजन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। व्हाट इज इक्वेशनल डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताओ। इक्वेशनल डिवीजन किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताना, जल्दी से बताओ। इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है? कमेंट सेक्शन भरे रहना चाहिए एक एक टॉपिक के साथ। अब गमीट्स को तो पढ़ लिया, हैप्लॉइड होंगे और मियोसिस के थ्रू बनेंगे। कितने प्रकार के हो सकते हैं गुरुजी? तो एक तो हो सकते हैं होमोगमीट्स। होमो मतलब समान, और समान मतलब होता है आइसो, जो संरचना की दृष्टि से मार्फोलॉजिकली देखने में समान दिखे। जब गमीट्स दोनों संरचना की दृष्टि से समान दिखे, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होमोगेट्स। गमीट्स ज्यादातर एल्गी में देखने को मिलते हैं। और ऐसे गमीट्स में पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन मेल है कौन फीमेल है, जब दोनों समान दिख रहे हैं, दोनों एकदम मुंह बनाए बैठे। तो तुमको क्या पता कौन मुन्ना है कौन मुन्नी है? मुन्ना भी उतना सुंदर, मुन्नी भी उतनी सुंदर, दोनों मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे के। चबी 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 चबी, गोलू 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 मोलू। ठीक है, तो इनको पहचानना मुश्किल होता है बेटा। वहीं अगर हेट्रोगमीट्स की बात करें, जो डिफरेंट होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं किसमें? संरचना में, या एक दूसरे को देखने में मार्फोलॉजिकली अलग होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उनको हम लोग बोलते हैं संरचना। कैसा चा लिखे हो प्रणव? कैसा चा लिखे उसको? चा को और अच्छा, संरचना। अब और ऊपर लेके चले गए। तो द टू गमीट्स डिफर इन द साइज एंड स्ट्रक्चर। जब दोनों गमीट्स साइज और स्ट्रक्चर में अलग होते हैं, जैसे जैसे मान लो कि आपका स्पर्म है, ये छोटा होता है, लेकिन जो ओवम होती है वो बड़ी होती है। तो ओवा जब बड़ी हो जाए, स्पर्म जब छोटा हो जाए, तुम्हें पता है हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में स्पर्म, और सबसे लार्जेस्ट सेल ओवम। पता है कि नहीं? ध्यान रखना। तो मेल गमीट्स जिसको हम एंथेरोजोइट्स प्लांट के केस में और स्पर्म ह्यूमन के केस में, फीमेल गमीट एग प्लांट में और ओवम ह्यूमंस में कह रहे हैं। इनके एग्जांपल्स ह्यूमन और ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, इसमें भी कॉमन देखने को मिलता है। जो मेल गमीट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। मेल गमीट्स अक्सर कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं, और फीमेल गमीट्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। और ये लार्ज स्मॉल होने के साथ साथ ये मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। और जो लार्ज होंगे वो कहाँ जाएंगे बेचारे, है ना? वो हमारे जैसे मोटे टाटे लोग होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, है ना? हम मोटे हैं क्या? हो सकते हैं। ठीक है ना? चलो अब देखो यहाँ पर तुम्हें सामने देखने को मिल रहा है, जैसे देखो ये तुम्हें सामने को देखने को मिल रहा है। ये कैसे है? ये सर होमोगमीट्स है, ये होमोगमीट्स है। कारा वगैरह एल्गी में देखने को मिलता है। कारा एक एल्गी होती है,
या कारा लिख लो या एल्गी लिख लो, एल्गी में देखने को ज्यादातर मिलता है। इसी को हम लोग आइसोगेमीट्स भी कहते हैं, इसी को हम लोग आइसोगेमीट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपके हेट्रोगेमीट्स हैं, ये आपके हेटेरोगेमीट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज का अंतर देखने को मिल रहा है। ये मान लो जी फीमेल गमीट है, ये फीमेल गमीट है, ये लार्ज हो गया, और ये आपका मेल गमीट है, और मेल गमीट कैसा हो गया, ये आपका स्मॉल हो गया, ये आपका स्मॉल हो गया। समझ गए ना? तो जब एक गमीट अलग संरचना से हो, दूसरा दूसरे से हो, तो उसको हम लोग हेट्रोगमीट्स बोलते हैं। अब इसी में हम लोग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स भी पढ़ रहे हैं। कहाँ पर? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। यह समझना भी जरूरी है, जब हम गमीट फॉर्मेशन करेंगे तो गमीट होते क्या है, गमीट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे सेक्सुअलिटी क्या हो सकती है। प्लांट में ऐसे भी प्लांट होते हैं कुछ जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, मतलब जहां पर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। जब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हिबिस्कस में, जैसे मस्टर्ड में, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं या बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। सिंपल है। हिबिस्कस को अगर तुम तोड़ो, है ना, जो ये गुड़हल का फूल होता है, तो उसी फूल के अंदर देखो तुम्हें स्टमेंस भी देखने को मिलेंगे, उसी के अंदर कार्पेल भी देखने को मिलेगी, यानी मेल पार्ट भी उसी में है, फीमेल पार्ट भी उसी में है। तो ये कैसा हो गया प्लांट, ये हो गया बाइसेक्सुअल। वहीं जब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, जैसे जैसे कुकुरबिटा। अब इसमें ध्यान समझना, मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग प्लांट पर या अलग अलग या सेम प्लांट पर। अगर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर हैं तो डायोसियस कंडीशन कहलाएगी। उदाहरण आ जाएगा पपाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस क्वेश्चन को, ये पूरी पीपीटी ही इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में दो कंडीशन हो, मोनोइशियस या डायोसियस। तो मोनोइशियस क्या होती है, जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग हों और दोनों सेम प्लांट पर मौजूद हों, जैसे कोकोनट और कुकुरबिटा। और जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग तो हैं, लेकिन वो अलग होने के बाद अलग अलग प्लांट पे भी मौजूद हैं, तो वो डायोसियस कंडीशन कहलाएगी, जैसे कि पपाया। अब पपाया में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, जरूर याद रखना, एक मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। तो जब मेल प्लांट वाला फ्लावर मेल फ्लावर मेल प्लांट पे और फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट पे लगा होगा, अलग अलग फ्लावर भी हो गया और अलग अलग प्लांट भी हो गया, ये डायोसियस। फ्लावर अलग हो गए लेकिन प्लांट सेम हो गया, मोनोइशियस। ठीक है, सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अच्छा, एनिमल में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल की कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे बाइसेक्सुअल एनिमल्स क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे केचुआ, अर्थवर्म, सबसे कॉमन एग्जांपल है अर्थवर्म। और अर्थवर्म से कई बार क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में, ये तुम्हारे बिहार बोर्ड में रगड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएससीबी में रगड़ के एमसीक्यू पूछा जाता है, व्हिच आर द फॉलोइंग ऑर्गन्स यूनिसेक्सुअल, व्हिच आर द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। और अर्थवर्म में बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म, में तीनों एग्जांपल, पूरा यार एग्जांपल ही उठा करके रखा हूं पीपीटी का, याद रखना। तुम्हारे क्वेश्चंस को उठा के रख दिया हूं पीपीटी में, ये जाकर के बोर्ड में आज ही चेक कर लो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे बिहार बोर्ड में पूछे हैं कि व्हिच आर द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज हर्माफ्रोडाइट। तो अर्थवर्म, लीच और टेपवर्म ये सारे कैसे होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल में जब मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सेपरेट इंडिविजुअल्स पे, यानी कि एक इंडिविजुअल मेल है जैसे हम तुम, और दूसरी फीमेल है जैसे वो। याद आ गई, ध्यान में नजर आया, उसी का चेहरा दिखा ना, उसी का चेहरा याद आना चाहिए। अगर उसी का चेहरा याद आ रहा है तो तुम सही हो, तब अच्छा है। लेकिन वो कहने के बाद तुम्हें छांटना पड़ रहा है कौन सी वाली हो, तब खतरे में बेटा, तुम सुधर जाओ। ठीक है, समझ गए। तो ह्यूमन बींग्स में एक मेल हो गई, एक फीमेल हो गई। ऐसे ही कॉकरोच भाई साहब, हमारे देखो आजकल बड़ा प्रचार भी चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो जब जनता पार्टी बनेगी तो ऐसे ही लोग निकलेंगे लेकर के माइक, हेलो 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 हेलो, ध्यान दो, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अब देखो ये कैसे पहचानो कौन मेल है कौन फीमेल है। सर ये फीमेल लग रही, का है कि हाथ में जो है शीशा उसा लेके चल रही, पाउडर मेकअप के सामान लेके चल रही, ये फीमेल है ना। लड़का जो है ये ज्यादा बहुत जो है सामान लेकर नहीं चलता है, इसको पता है कितना भी लगा लेंगे कर, अभी भड़ाक से जाकर मुंह धुल लेंगे, तुरंत ही छूट जाता है। ठीक है, तो ये मेल है, समझ गए। तो जब एक मेल और दूसरी फीमेल होती है, बॉडी देखने में ही पहचान आ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, समझ गए।
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और तुमसे पूछेगा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं, जरा ये बता दो। एकदम बेसिक है रिप्रोडक्शन का ये चैप्टर, मैं तुमको पहले ही बोला था। अगर इस चैप्टर को तुम पूरी तरीके से क्लियर कर लिए हो तो आगे आने वाले दोनों चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्लांट में, टर्म्स तुम्हें परेशान नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर सारे टर्म्स पढ़ रहे हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, डायोसियस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल और वेजिटेटिव क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्लोन्स क्या होते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है ना, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, वेजिटेटिव फेज क्या है, जुवेनाइल फेज क्या है, सेनेसेंट फेज क्या है, सारे टर्म्स तो यहीं पर पढ़ रहे हो और इसी टर्म्स का एप्लीकेशन है अगला चैप्टर, ये बात जरूर याद रखना। तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से पढ़ते जाओ। हैप्लॉइड ऑर्गेनिम्स में एग्जाम्पल मोनेरा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिले, जिनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिले, और वहीं पर डिप्लॉइड यानी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिले, यानी कि 2n कंडीशन देखने को मिलती है, दैट इज जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, और ज्यादातर एनिमल्स डिप्लॉइड होते हैं। हम तुम डिप्लॉइड है, हमारे एक सेल में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब पहली प्रक्रिया तो हो गई डन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गमीट्स बन गए, गमीट्स के प्रकार पढ़ लिए, गमीट्स के आधार पर प्लांट और एनिमल को डिवाइड भी कर लिए, क्लियर हो गया। अब जब गमीट बन के तैयार हो गए तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का दूसरा वाला पार्ट, गमीट का ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, घर में थोड़ी ना रखोगे। तो द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स फॉर फ्यूजन, अब उनका फर्टिलाइजेशन कराने के लिए मेल और फीमेल गमीट को पास लाना है, ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, गमीट का ट्रांसफर। अब ये मोटिलिटी ऑफ गमीट कई प्रोसेस पे, कई प्रक्रिया पर, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन सामान्यतः हमने बताया था जो मेल गमीट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, उनको दौड़ना आता है। हाँ, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, उठाएंगे मोटरसाइकिल निकल जाएंगे, रात को 2 बजे भी बोल रहे हैं हमको नहीं पता, तुमको हमें देखना है, साइकिल में पंचर है कि साइकिल में ट्यूब है, टायर है, हवा है कि नहीं, निकाल देंगे लड़के। लड़के एक नेक्स्ट लेवल की आस्की करते हैं, और जब वो आस्की करते हैं ना तो एग्जाम्पल सेट हो जाता है, समझ गए। हीर रांझा की कहानी सुनी हो, तो महान लड़की किसकी वजह से बनी थी, लड़के के प्रेम की वजह से। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं लड़कियां ज्यादा प्रेम करती हैं, अपना अपना कहानी है, हम लड़का है तो हम अपनी ही बड़ाई करेंगे ना। फीमेल गमीट नॉन मोटाइल होती है, घर में बैठे बैठे ऑर्डर करेगी, वो आएगा दौड़ करके किसी भी तरीके से, वो निभाएगा तो बेइंतहा निभाएगा, ये बात लड़की भी बोलेगी, हम ही नहीं बोल रहे, वो भी बोलेगी। हाँ, जब वो करते हैं तो बहुत लाड़ प्यार से करते हैं, वो लड़का मान लेते हैं, बच्चा मान लेते हैं, उसको एकदम एक छोटे से बच्चे की तरह पालते हैं, उनका प्रेम अथाह होता है, अनंत होता है, अगाध होता है। ठीक है, लड़कियां भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी करती हैं। इन सम एल्गी एंड फंजाई बोथ गमीट्स आर मोटाइल। अब ध्यान से समझना, कह रहे हैं कि नॉर्मली मेल मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होता है, लेकिन अपवाद भी है, कुछ ऐसी भी एल्गी है जैसे और फंजाई हैं जहां पर दोनों गमीट्स मूव कर सकते हैं। इनके, इसका मतलब हो गया दोनों के पास क्या है, दोनों के पास फ्लैजिला है, दोनों के पास फ्लैजिला है। अब ध्यान से देखो, मैंने पीछे डायग्राम में भी दिखाया था। अब अगर यहाँ पर देखो तो दोनों के पास क्या है, फ्लैजिला है, तो एक मेल है एक फीमेल है, तो ये मूव कर सकता है कि नहीं, अगर इनके पास फ्लैजिला है तो ये मूव कर सकता है कि नहीं, यस, ये दोनों ही मोटाइल होंगे गुरुजी, ये दोनों ही मोटाइल है। अब यहाँ पर जैसे मान लो मेल है, सॉरी ये फीमेल है, बड़ी होती है, ये फीमेल है और ये मेल है, स्ट्रक्चरली तो दोनों अलग है, लेकिन ये मोटाइल है, ये मोटाइल है, और ये नॉन मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो कुछ ऐसी भी एल्गी होती है, सामान्यतः मैंने बताया है, सामान्यतः ये होता है कि जो मेल होता है वो मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होती है, लेकिन कुछ एल्गी और कुछ फंजाई हैं जिनमें फ्लैजिला पाए जाने की वजह से उनके दोनों ही गमीट्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, अपवाद जरूर याद रखना। अब आगे आता है पानी का क्या रोल है, अभी जल ही जीवन है भाई। जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं संभव है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं संभव है। कुछ एल्गी हो गए, कुछ ब्रायोफाइट्स हो गए, कुछ टेरिडोफाइट्स हो गए, जहां पर गमीट ट्रांसफर के लिए हमें पानी की ही जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं, और जो पानी में ही रह रहा है तो गमीट्स को स्विम करा के, तैरा के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ले जाने का काम कौन करेगा? पानी करेगा। तो पानी का रोल आता है गमीट ट्रांसफर में, खास करके उन पौधों या उन ऑर्गेनिम्स में जो पानी में रह रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पानी निकला और पानी निकलने के बाद इधर जाने के बजाय बाएं मुड़ गया। जैसे एक कहानी तुम्हें सुनाते हैं, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें क्या हुआ कि जो ससुर जी थे वो कुछ खाना खा रहे थे, और खाना खाते खाते उनको उल्टी आ गई, उल्टी खून की आ गई। और जो वहां पर औरत थी, है ना, वो यानी कि जो बीवी थी, बीवी देखी ये बात को और दौड़ते दौड़ते गई, बगल में खेत था, खेत में उसका पति काम कर रहा था,
और उनके ससुर जो है बीवी के यानी कि उस लड़के के पिताजी जो हैं वो खीर खा के गिर गए, उनको खून आ गया है। अब वहां पर पहुंची, दौड़ते दौड़ते गई और जा करके देखती है तो वो काम कर रहे थे। अच्छा, काम कर रहा है वो आदमी तो बेचारा फ्रस्ट्रेट होगा, तो जाकर बोलती है अरे सुनो, कह रहा क्या हुआ, क्या बोल रही हो बार बार। तो वो थोड़ा झल्ला जाती है, तो कहती है कुछ नहीं। कहे क्या हुआ बताओगी, कहीं कुछ नहीं। ध्यान समझना, उधर जो ससुर जी हैं वो खीर खा के उल्टे पड़े हैं, इधर इनका नखरा शुरू हो गया। वो पूछ रहा है बार बार क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, अरे बताओगी क्या हुआ। अब कुछ देर वो मनाउना चल रहा है, वो मुनमुना रही हूँ, नहीं मना रहे हूँ, मुनमुना रही हूँ, मना रहे हैं, क्या हुआ, नहीं बता, नहीं। जब कुछ देर तक टू 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 हो गया, किसी तरीके से मना लिए। मनाने के बाद पूछे अच्छा आप तो बता दो क्या हुआ। कहीं कुछ नहीं हुआ, वो बाबूजी खीर खा रहे थे, उनको उल्टी हो गई खून की। अब अब पहुंचे दोनों लोग, लेकिन बस बात क्या हुई, बड़े अच्छे आदमी थे, बाबूजी चले गए हैं, 13 दिन बाद 13वीं की व्यवस्था होगी, प्रसाद बटेगा, बस बात खत्म हो। ये औरत है, कुछ तो कर सकती है, ठीक है ना, इनसे मत उलझो भाई। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गमीट्स लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पता है पानी जा रहा था दाहिने बाएं भाग गया, और जहां मेल फीमेल पार्ट या फीमेल प्लांट बैठा था उधर गया ही नहीं। तो हमें यहाँ लार्ज मेल गमीट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आधा तो वेस्ट हो जाएगा। Therefore मेल गमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज नंबर, ठीक है, ये बात भी ध्यान रहे। अब सीड प्लांट में कैसे गमीट का ट्रांसफर होगा, तो सीड वाले में तो आसान है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वह प्रक्रिया होती है जो आराम से एंथर से पॉलन ग्रेन को मूव करा देती है स्टिग्मा पर। तो कैरियर ऑफ मेल गमीट्स पॉलन ग्रेन्स यही निकलते हैं और पिस्टिल यानी कि स्टिग्मा पर जाकर के गिरते हैं। तो इसके लिए हमें पॉलिनेशन कराना पड़ता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ये तो किस में हो गया, ये हो गया प्लांट में। समझते हैं ना गमीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। पहले हमने पढ़ा जो पानी में रह रहे हैं उसमें तो पानी कराएगा, जो नॉर्मली सीड प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उसमें पॉलिनेशन के थ्रू गमीट ट्रांसफर होगा। और पॉलिनेशन के थ्रू गमीट ट्रांसफर हो भी गया तो पॉलन ग्रेन आकर के तो स्टिग्मा पर ही गिरेगा, और स्टिग्मा पर गिरेगा, लेकिन तुम्हारा जो एग सेल है वो तो ओव्यूल के अंदर यहाँ बैठी होगी, कहीं यहाँ पर बैठी होगी। तो वहां तक पहुंचाने के लिए क्या होना पड़ेगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होना पड़ेगा। तो एक तरीके से वो पॉलिनेशन के बाद इस पॉलन ट्यूब के भी रास्ते मूव करेंगे। तो पॉलिनेशन तो हो गया, लेकिन पॉलन ट्यूब भी बननी पड़ेगी। तो पॉलन ट्यूब में जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, और इसी पॉलन ट्यूब के रास्ते जो होंगे वो मेल गमीट यहाँ तक पहुंचेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, समझाएंगे कैसे इस पॉलन ट्यूब के रास्ते मेल गमीट अंदर तक जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो अब आगे पूछता है, जब मेल गमीट आ गए, यहां पर एक चीज और हम बता दें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस में भी तो ट्रांसफर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन में क्या होगा, अब जब स्पर्म्स होंगे, है ना, जो आपके स्पर्म्स होंगे, वो स्पर्म्स जो होंगे वो रिलीज होंगे कहाँ से, मेल बॉडी से, मेल बॉडी से, और चले जाएंगे कहाँ पर, फीमेल बॉडी में, और फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा किस प्रोसेस, कहाँ पर, उनके वजाइना में, उनके वजाइना या यूट्रस के रास्ते, वो सॉरी सर्विक्स के रास्ते ये एंटर कर जाते हैं। एक यहाँ भी प्रोसेस होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी किया जाता है, जो नॉर्मली इंसेमिनेट नहीं कर पाते। चैप्टर नंबर 4 में इन सब की चर्चा करेंगे। तो प्लांट में भी पढ़ लिया ट्रांसफर ऑफ गमीट्स, और हम लोगों ने एनिमल में भी पढ़ लिया। अब जब गमीट आ गए, गमीट का फॉर्मेशन और गमीट का ट्रांसफर खत्म हो गया, पहला स्टेज प्री फर्टिलाइजेशन खत्म। अब दूसरा इवेंट आ रहा है फर्टिलाइजेशन, आज शादी का दिवस है, दोनों गमीट्स पास में आ चुके हैं, अब फर्टिलाइजेशन होगा। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। रिजल्ट क्या होगा, अगर एक मेल था, एक आपकी फीमेल थी, फीमेल ने ओवम प्रोड्यूस करके दिया, मेल ने स्पर्म्स प्रोड्यूस करके दिया। स्पर्म्स कैसे थे, हैप्लॉइड, ओवम कैसे थे, हैप्लॉइड। दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और बनाएंगे एक डिप्लॉइड जाइगोट, और यही जाइगोट आगे चल के बदलेगा एम्ब्रियो में, और इसी एम्ब्रियो से बनकर के पूरा तैयार होगा ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्रक्रिया फ्यूजन आपस में क्या कहलाई, इस फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया। तो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है,
अब यहीं पर एक टर्म आता है पार्थिनोजेनेसिस, बहुत पूछता है तुम्हारे एग्जाम में, बीएसईबी एग्जाम में तुम्हारे बहुत पूछता है शॉर्ट आंसर में, है ना। शॉर्ट आंसर में तुमसे पूछेगा कि जरा हमें बताइए पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी जो हमने फर्टिलाइजेशन किया, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के किसी एग सेल से डायरेक्टली हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट करा रहे हैं, किसी एम्ब्रियो डेवलपमेंट को या ऑर्गेनिज्म्स के डेवलपमेंट को किसी एग सेल से डायरेक्टली डेवलप करा रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, तो प्रक्रिया कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पर डिवीजन, सेल डिवीजन के थ्रू प्रक्रिया हो रही है ना, यहाँ पर फ्यूजन वगैरह नहीं हुआ है। हनी बी में, रोटिफर्स में और कुछ लिजर्ड्स और कुछ टर्की, है ना, बर्ड्स, उनमें देखने को मिलता है ये पार्थिनोजेनेसिस। तो ये जरूर याद रखना पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। जब कोई भी आपकी एग सेल है वो डायरेक्टली एग सेल क्या कर जा रही है, एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जा रही है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पर कोई भी फ्यूजन नहीं हुआ है और नो फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अगेन फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया तो कितने प्रकार से संभव है गुरुजी? एक तो हो सकता है बॉडी के बाहर हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और यह उदाहरण देखने को मिलेगा फिशेज में, फ्रॉग में और एल्गी में, खास करके जो वाटर बॉडी में रह रहे हैं, जो पानी में रह रहे होते हैं, उसमें ज्यादातर बॉडी के बाहर देखने को मिलता है। और दूसरा जो ह्यूमंस में या हम लोगों में कॉमन देखने को मिलता है इनसाइड द बॉडी, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें पानी जरूरी है, क्योंकि वो पानी, उन्होंने कहा ना, ध्यान से देखो, जो एक्सटर्नल हो रहा है वहां पे वाटर जरूरी है, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो वाटर यहाँ पर जरूरी होता है, इसके लिए ज्यादातर नंबर ऑफ गमीट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं और सर्वाइवल रेट लो है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो भी गया, जायगोट बन भी गया पानी के बाहर, तो यार वो स्विम करता हुआ, तैरता हुआ किसी के हाथ लग सकता है। किसी के हाथ लगना मतलब वहां पर ऐसे भी जीव होते हैं ना जो इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर फीड कर रहे थे, उसी को खा पी रहे होते हैं। पता लगा ऑर्गेनिजम्स बना, जायगोट बना, कोई खा लिया खत्म हो गया, टाटा है। ठीक है, तो इसका सर्वाइवल रेट कम होता है। लेकिन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो बॉडी के अंदर हो रहा होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सीड प्लांट्स, इन सब में बॉडी के अंदर होता है, हमारे तुम्हारे अंदर भी बॉडी के अंदर हो रहा है। तो इसमें जो हो रहा है, इनका सर्वाइवल रेट क्या है, ज्यादा है। इसमें एक ही, मतलब एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें जो गमीट्स होते हैं वो कम बनते हैं और उनके चांस जो है सर्वाइवल के ज्यादा रहते हैं। प्रोटेक्शन मिलता है एम्ब्रियो को, कैसे मिलता है भाई? तुम्हारी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है, कहां पर हुआ है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तुम्हारे यूट्रस में चल रहा है। जरा सोचो कितना अच्छा मैकेनिज्म है, कितना अच्छा डेवलपमेंट है, बॉडी खुद प्रोटेक्ट कर रही है अपने एम्ब्रियो को। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाइवल रेट ज्यादा ही देखने को मिलता है, ये बात रखिएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अब ये दूसरा इवेंट खत्म कर दिया हम लोगों ने, फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहले गमीट बनाए, गमीट के टाइप्स पढ़े, गमीट के बारे में पढ़े, कितने प्रकार के गमीट्स हो सकते हैं। उस आधार पर हमने प्लांट को सेक्सुअलिटी पढ़ ली, कौन मोनोइशियस है, कौन डायोसियस है यानी यूनिसेक्सुअल है, कौन बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन यूनिसेक्सुअल है, कौन बाइसेक्सुअल, ये पढ़ लिया। फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे इवेंट की तरफ, जिसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तब क्या होगा? अरे जाइगोट बनेगा ना, और वही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। अब यहाँ पर जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस की कहानी पढ़ लो, चैप्टर खत्म। एकदम इजी सा था, देखो बहुत हम मजे मजे में, हवा हवा में हम लोग चैप्टर खत्म कर डाले। तो जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड सेल फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनी हुई पहली सेल। फर्स्ट सेल, याद रखना, फर्स्ट सेल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई तुमसे पूछे, अगर तुम सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो तुम्हारे जीवन की पहली सेल कौन सी होती है? जाइगोट होती है। हम लोग बने कहां से हैं? जाइगोट से बने, ये हमारी पहली सेल होती है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है, देखो लिख दिया गया, नई जनरेशन की पहली सेल जाइगोट। हमारे जीवन, हमारे स्पीसीज को कंटिन्यू करने का जिम्मेदारी किसकी है? जाइगोट की। तो जाइगोट ही हमारे अगली पीढ़ी की पहली सेल मानी जाएगी, ये सबसे खास बात होती है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब दूसरा जो टर्म हो गया, जब जाइगोट बन जाएगा तो बैठ के हमें तुम्हें तकेगा तो है नहीं, वो आगे डेवलप करेगा। जाइगोट है, उसके अंदर डिवीजन होगा, 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 12, 16, 14, 28, 256, 512, 1024,
कई सारी सेल्स बनती चली जाएगी, फिर डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। यहीं से शुरू होती है एम्ब्रियोजेनेसिस की कहानी। यानी कि ये जो जायगोट है धीरे धीरे डिवाइड होते 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 एम्ब्रियो में बदल जाता है, और इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब इस एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? पहला तो माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी सेल डिवीजन होगा, और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि सेल का डिवीजन होता जा रहा है। एक सेल है, दो सेल में, वो 4 सेल में बदलती चली जाएगी। ऐसे करते करते डेवलपमेंट। और डिफरेंशिएशन मतलब सेल का डिवीजन के साथ साथ, सेल डिवीजन के साथ साथ उनका काम भी बंटवारा चल रहा है। आप क्या क्या काम करेंगे, यानी कि सेल का फंक्शन भी डिसाइड होता चला जा रहा है। तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता है। सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। ये सामने तुम्हारे दिख रहा है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर मार्बला, ब्लास्टला, और पूरी तरीके से एम्ब्रियो बनकर के तैयार हो गया। ये पूरी प्रोसेस किसकी है? ये पूरी प्रोसेस है एम्ब्रियोजेनेसिस की। समझ में आ गया? इस तरीके से पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनकर के हो जाता है तैयार। और ये पूरे प्रोसेस में जो हमारी सेल्स हैं वो आगे टिश्यूज में बदलती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और यही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देता है। और इस तरीके से हमने देखा कि रिप्रोडक्शन में एक छोटी सी सेल से कैसे एक पूरा का पूरा जीव बन के हो जाता है तैयार। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही था। अब टाइप्स ऑफ एनिमल में भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि मान लो कुछ एनिमल्स होते हैं जो ओविपेरस होते हैं, जो अंडे देने वाले होते हैं ना, जैसे जो अंडे देते हैं, ले एग्स। एग्जांपल्स बर्ड्स और रेप्टाइल्स। इनके कैरेक्टर्स क्या है? इनमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक्सटर्नल, बाहर है ना, यानी कि जब अंडा होगा, अंडे के बाहर आएंगे तब जाकर के डेवलपमेंट होता है। जैसे बर्ड्स वर्ड्स में देखते हो अंडे देती है, फिर लेकिन डेवलपमेंट वहां से अंडे से बाहर आने के बाद होता है। भाई साहब में भी जो है, इनमें भी अंडा ही देते हैं, लेकिन कई अंडे खुद ही निपटा देते हैं, ऐसा भी माना जाता है ना। देखिए अपने ही खा लेता है कई अंडे। अगर सारे अंडे सर्वाइव कर गए तो सांप इतने अंडे देता है कि तुम्हारे आसपास सांप ही दिखेंगे, इतना ना मत तो हमें स्टूडियो में भी डर लगने लगेगा, है ना। बर्ड्स भी जो होती है तो बड़ा प्रोटेक्शन देती है बर्ड्स। मैंने अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में एक जो है इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड था, तो उसके अंदर के सारा कंटेंट निकाल लिया गया था। वो बस ऐसे बोर्ड सेट था, जगह खाली थी। सोचो बाहर इतने पेड़ पौधे कट चुके हैं, बेचारी को जगह नहीं मिली थी, और वो उस बोर्ड में आकर के अंडे दी थी। और वो माँ उसी बोर्ड में, कितनी जगह होती, बस मुश्किल से इतना हाथ भर की जगह थी, उसी में अंडे देकर दी। 2 अंडे रहे, 3 दी थी, एक गिर के तो तुरंत खत्म हो गया, लेकिन 2 सर्वाइव कर गए, और दोनों को उसने 15 दिन इस विकट गर्मी में पाला। ठीक है, तो माँ होती भाई। तो ये बर्ड्स इतने कठिनता से पालती हैं। तो मेरा कहना है भाई, एटलीस्ट प्लांटेशन करा करो यार, है ना, करवाओ भी घर में, आप लोग भी लगाओ, इसके लिए प्रमोट करो। हम लोग बायोलॉजी से हैं, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है हमारे तुम्हारे लिए भी। सोचो इतना ज़रा गर्मी चल रही है, इसके लिए भी, साथ ही साथ इन बर्ड्स के लिए। और ये हैबिटेट होता है, किसी का वास स्थान होता है, किसी के रहने की जगह होती है। बर्ड्स बेचारी इधर उधर परेशान है, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है भाई, बहुत सारे, है ना। वृक्ष की तो हम पानी, पेड़ पौधों की तुम्हें विशेषताएं बता ही नहीं सकते, वो सब तुम लोग जानते हो। दूसरा जो प्रकार होते हैं विविपेरस, यानी जो बच्चे देने वाले ऑर्गेनिम्स होते हैं। जो बच्चे देने वाले ऑर्गेनिम्स में आते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स और ज्यादातर मैमल्स, जैसे हम तुम जो है, ये बच्चे ही देते हैं, ठीक है ना। इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इनका डेवलपमेंट पूरी तरीके से मदर की बॉडी के अंदर ही हो चुका होता है, और मदर की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होने के बाद तब इनका पार्चुरेशन होता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसका लगभग डेवलपमेंट हमारे तुम्हारे अंदर हो चुका है, बस उसकी ग्रोथ बाकी है। वो जो होती है पार्चुरेशन, यानी बेबी बर्थ डिलीवरी के बाद होती है। तो विविपेरस और ओविपेरस पे भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इसके एग्जाम्पल्स याद रखना। यही आपके एमसीक्यू में पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिम्स ले एग्स, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिम्स ले जो है यंग वंस, यानी बच्चे जो देते हैं, इनका नाम पूछेगा। एडवांटेज क्या है? जो बच्चे देने वाले ऑर्गेनिम्स होते हैं उनमें प्रोटेक्शन ज़्यादा है और हायर सर्वाइवल रेट है। लेकिन अंडे वाले केस में क्या है? अंडा बाहर आया, फूट गया, फट गया, तो सर्वाइवल खराब हो जाएगा। तो वो उनका जो है पॉपुलेशन इसीलिए डिक्लाइन भी कर जाती है। बर्ड्स वगैरह की पॉपुलेशन देखो खतरे में रहती है, क्योंकि अंडे जो है पूरी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में चेंजेस क्या होते हैं? जो जाइगोट है ये बदलेगा एम्ब्रियो में, हम जानते हैं। ओव्यूल, खास करके प्लांट की बात कर रहा है, वो बदलेगा सीड में। ओवरी किस में बदलेगा? फ्रूट में। ओवरी वाल बदल जाएगी पेरिकार्प, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट वाल। फ्रूट वाल यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाल दिया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे
डाल दिया। ठीक है, समझ गए? अब ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, चलो अब बस यहां तक थी एक पूरी कहानी चैप्टर की। अब बस आपको वही बातें हमें बतानी है जो हमने बीच में भी आपको बताया था। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर चैप्टर आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और दुलार दे करके जाइएगा। और फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इतने इतने कम फीस में जो ना के बराबर है, जो प्रतिदिन सिर्फ 14 पैसे में हम आपको इतनी बेहतरीन क्लास, इतने अच्छा कंटेंट और इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, वो कहीं पर नहीं मिलने वाली है। तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी इस बैच में ज्वाइन हो जाइए। साल भर की पढ़ाई यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सिर्फ 51 रुपये में मिलने वाली है। पूरे साल आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, है ना, एप्लीकेशन पे कंटिन्यू टॉपर्स के नोट्स, सोल्यूशंस, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, गाइडेंस, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिलने वाले हैं। और ये हम हमारे टॉपर्स हैं यहाँ पर। बस मैं चाहता हूँ अपने ही बीच का कोई टॉपर यहाँ पर नाम लेकर के आए। ठीक है, तो यही रही आपकी हमारी आज की कथा। आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छा लगा और सेशन। तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और दुलार जरूर देकर जाइएगा। कोई भी अपडेट आपको चाहिए, कोई भी जरूरत आपको लग रही है कि सर चैप्टर में ये चीजें हो सकती हैं, ये बेहतर हो सकती हैं, इसमें और सुधारा जा सकता है, या बहुत अच्छा था, है ना, ठीक है, एनफ है, क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे और भी बेहतरीन क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो जब भी यहाँ पहली बार आए हैं अगर, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लोगों को बताइएगा कि यहाँ पर अब बिहार में एक बेहतरीन जो टीम है वो आप सबके लिए अच्छी तैयारी के लिए यहाँ पर मेहनत करते हुए आपके साथ जुड़ रही है। तो आप भी जुड़िए हमारे परिवार के साथ और बने रहिए। ख्याल रखिएगा, जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।